हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। एंड आज से एक तरह का हम नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब अपने आप में बिल्कुल ही नया नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमारे कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड ही रहेंगे। तो जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो वो इंटरलिंक्ड ही है, जो अभी तक हमने पिछले वीक में पढ़ा है। ठीक है, अभी तक आई कैन से सोलर सिस्टम ही एक चैप्टर था जो कुछ बहुत ज़्यादा उसमें इंटर रिलेशन नहीं था, अगर हम देखें तो, जो पहला हमारा टॉपिक था सोलर सिस्टम। लेकिन उसके बाद के जितने भी हमारे टॉपिक्स रहे हैं वो सब आपस में इंटर रिलेटेड ही रहे। एंड आज का भी जो टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये भी पिछले लेक्चर से इंटीग्रेटेड है काफ़ी हद तक। और आगे का जो लेक्चर आने वाला है दैट इज़ कल, लैंडफॉर्म, वो आपको समझ नहीं आएगा किसी भी हाल में अगर आपको ये समझ नहीं आया कि व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। राइट, तो स्टार्ट किया जाए, सारी चीज़ें प्रॉपर हों तो फिर। गुड मॉर्निंग सभी को। एंड ये बताइए, कल के टेस्ट में आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया? रिवीजन वगैरह सभी लोगों ने आई होप तो कर ही लिया होगा। और बाकी कल आप लोगों का टेस्ट था, वो टेस्ट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया था सो दैट कि आप रिवीजन कर लें इसी बहाने, और आप खुद को टेस्ट कर पाएँ कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कितने ढंग से पढ़ी हैं आपने। हाँ जी, ठीक है। तो पिछले वाले बैच में मैंने क्या किया था? अच्छा, ये फ्रीज़ है क्या ये स्क्रीन? ओके, एक सेकेंड। आई थिंक ये फ्रीज़ हो गई है स्क्रीन। रुक जाओ। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन फ्रीज़ हो जाती है। चलो, तो हाँ जी, डबल साउंड ऑडियो सही नहीं है, क्या बात कर रहा? आप लोगों का टेस्ट था, वो टेस्ट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया था सो दैट कि आप, आई थिंक ये फ्रीज़ हो गई है स्क्रीन। क्या भैया, कहाँ डबल वॉइस आ रही है? मतलब कान वान साफ करके रखा करो यार। इसीलिए संडे वनडे सैटरडे संडे का ब्रेक देते हैं, थोड़ा कान वान साफ कर लो, अपना रिवीजन वगैरह कर लो। क्यों? ठीक है, बिल्कुल। मैं नाश्ता बिना किए, आप लेट लर्नर। अच्छा ठीक है, भूख सैक्रिफाइस करी तो भूख वर्थ इट होगी। 55 मार्क्स सर ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए थे। 55.5, 51, 58.5, 65, 60। ओके ठीक है। तो वो आप लोगों को देखना है खुद से कि भाई आपका कितना चीज़ें आपने सही करी और क्या आपने मिस्टेक्स करी। जो भी मिस्टेक्स आपने करी वो अगले वाला जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसमें पूरी तरीके से उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ऑल राइट, ठीक। तो मैं ये बोल रहा था कि पिछले वाले बैच में मैंने ये दोनों जो आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस है और लैंड फॉर्म है वो साथ में करवाया था, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको अलग अलग करवाने वाला हूँ, ठीक है। और कारण मैं बता देता हूँ कि क्यों मैं अलग करवाने वाला हूँ, ठीक है। कारण अलग करवाने का ये है कि पहली बात तो इस बार जो नया पैटर्न रहा है तो उसमें इस टॉपिक को काफ़ी तवज्जो दी गई है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म जो आपस में काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड हैं, तो थोड़ा सा हमें हल्का सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये भी है कि फिर लेक्चर बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोगों की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि फिर जैसे मान लो आज पहला दिन है और पहले दिन ही लेक्चर बड़ा हो जाए तो फिर काफ़ी लोग कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो इसलिए भी, सो दैट आप लोग डेली अगर आपने ये लिया है प्रण कि लाइव क्लास में डेली अटेंड करना है, लाइव करते ही चलना है उसको, कोई बैकलॉग नहीं रखना है, तो फिर बैकलॉग ना बने। क्योंकि फिर अगर मैं इसको जो 2.5 घंटे का लेक्चर रख दूंगा तो फिर आपके लिए बैकलॉग कहीं ना कहीं बन जाएगा। अब वो अगर थर्सडे फ्राइडे को ऐसा बड़ा लेक्चर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आप उसको सैटरडे संडे को कवर कर सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ओके, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं सब कवर करके चलूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस कर लें, ठीक है। चलिए, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं। साफ साफ समझ में आ रहा, भू आकृतिक प्रक्रियाएं यानी कि भू जमीन आकृति यानी कि उसका जो शेप है वो जो बना रहा है, यानी कि लैंड में डिफरेंट तरीके के जो शेप्स बन रहे हैं, लैंडफॉर्म बन रहे हैं, वो किस तरीके से बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वो जिस प्रोसेस से बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ऑलराइट, सो जियोमॉर्फोलॉजी इज अ डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफिक फीचर्स। अर्थ के टोपोग्राफिक का मतलब ये है पृथ्वी की स्थल आकृति, पृथ्वी के ऊपर। अभी तक जो देख रहे थे वो सब जियोलॉजी था, अर्थ के इंटीरियर में जा रहे थे। जिसके फादर किनको बोल रहे थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है।
जियोमॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जो डिफरेंट तरीके की जो आकृतियां बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, उसको हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में ये अंतर होता है। जेम्स हटन वहाँ के फादर थे और यहाँ पे विलियम मॉरिस डेविस फादर हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरह के फोर्सेस होते हैं जिनसे कि हमारे डिफरेंट तरह के जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस डिराइव होते हैं। समझ में आई? यानी कि जो भी चीज़ें हमारी स्थल आकृति बन रही है पृथ्वी के ऊपर, वो दो तरह के बल हैं उनसे बनती है, अंतर्जात और बहिर्जात, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। अब इन दोनों में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में अगर मैं बात करूं तो एंडोजेनिक का नाम से ही समझ में आ रहा है, एंडो मतलब अंदर, दैट इज इंटरनल प्रोसेस से डील कर रहा है, और एक्सोजेनिक या फिर एक्सोजेनेटिक भी बोल देते हैं, जो कि बाहर के प्रोसेस से डील कर रहा है। अब ये जो एंडोजेनिक है यानी अंतर्जात है, ये हम सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं। अभी जो पिछले 2-3 लेक्चर में हम कहानी कर रहे थे, कहानी सुन रहे थे, वो सारी चीज़ें एंडोजेनिक प्रोसेस से ही रिलेटेड हैं। कैसे? देखिए, एंडोजेनिक का मतलब है अंदर। तो जो भी हम प्लेट का मूवमेंट पढ़ रहे थे, जो भी हम वोल्केनिज्म पढ़ रहे थे, सब कुछ तो अंदर ही हो रहा था ना, पृथ्वी के अंदर ही तो हो रहा था। प्लेट मूव कर रही थी, या फिर अंदर से अगर मैग्मा या लावा बाहर निकल रहा था, तो वो सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर में ही हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बस एक बार इनको हम थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं एक्सोजेनिक पे, बिकॉज आज का जो लेक्चर होगा वो एक्सोजेनेटिक एक्सोजेनिक यानी बहिर्जात बलों पे पूरा बेस्ड रहेगा, कि कौन कौन से फोर्सेज होते हैं और किस किस तरह की आकृतियां बनती हैं, वो तो हम कल देखेंगे। ठीक है, लेकिन कौन क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, मास मूवमेंट क्या होता है, फ्लो, मड फ्लो, सॉलिफ्लक्शन, क्रीप, स्लम्प, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो पहले हम एंडोजेनिक फोर्सेस को थोड़ा सा बस 5 मिनट के अंदर इसको रैपअप करते हैं कि एंडोजेनिक का मतलब है इंटरनल जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि अंतर्जनिक प्रक्रियाएं एक आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रिया है, सिंपल, जो पृथ्वी के अंदर ही जो एनर्जी, एंडोजेनिक फोर्सेस गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, अंतर्जनित बलों को अपनी ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से मिलती है। अब बताइए आपकी कहाँ से मिलती है? अगर आप ये नहीं बता पा रहे, मतलब आपको अभी ये लेक्चर रोकना चाहिए और पिछले जाके रिवाइज करने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि ये अंतर्जात बलों की एनर्जी इनको कहाँ से मिल रही है, मैं बता रहा हूँ, यहीं लेक्चर को रोकिए, छोड़िए और पुराने पहले रिवाइज करिए, तब आगे आइए, क्योंकि ये हमने पिछले 2-3 लेक्चर से सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि अंतर्जात जो बल हैं, कहाँ से एनर्जी मिल रही है। अंतर्जात बलों से होता क्या, प्लेटें मूव करती हैं, कहाँ से एनर्जी आती है, जो आपका ये अपर मैंटल में जो मौजूद है एस्थेनोस्फीयर, जो एस्थेनोस्फीयर है जिसको हम बोलते हैं दुर्बल मंडल, इस दुर्बल मंडल में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं अपर मैंटल में, नॉट इन दी अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल। अपर मैंटल का जो सॉलिड के जस्ट नीचे, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि ये पूरा क्रस्ट है और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल प्लस क्रस्ट, इन दोनों को हम मिला के लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे पे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, और एस्थेनोस्फीयर में ही कन्वेक्शन करंट इस तरीके से डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से प्लेट मूव करती हैं। और इस कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी किसने थी, जरा बताइए। और ये कन्वेक्शन करंट क्यों डेवलप होते हैं, तो इसके भी ये 2 कारण थे। मैंने आपको, एक तो कारण था हमारा पहला प्रीमॉर्डियल हीट। प्रीमॉर्डियल हीट का मतलब है जिसको हम रेजिडुअल हीट भी बोलते हैं, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में जो पहले से ही हीट मौजूद है, ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन जो हीट बनी थी, वो है प्रीमॉर्डियल रेजिडुअल हीट या फिर अवशिष्ट ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा है रेडियोधर्मी क्षय, जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा था, रेडियोधर्मी जो क्षय हो रहा था उससे। अब रेडियो एक्टिविटी के भी हमने सब कुछ देख के आए, तो यहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है। ऑलराइट, और ये थ्योरी, ये सब दिया किसने था, तो ये दिया था आर्थर होम्स ने। आई होप ये सब आपको एकदम मुँह जवानी अभी रटा होगा। ठीक है, 1930 में इन्होंने दिया था। सो ऑल रिलीफ फीचर्स ऑन अर्थ आर ड्यू टू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है, अभी देखा है कि जितनी भी भू आकृतियाँ बन रही, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहे हैं, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंडो और एक्सो। अब ऐसा नहीं है कि जो भू में आकृतियाँ जैसे पहाड़ है, पठार है, गड्ढे हैं, तो ये सब भू आकृतियाँ हैं जो एंडो एक्सोजेनिक से बन रही होंगी। समझिएगा इस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पहाड़ हैं, जैसे मैं अगर आपको बात करूं तो एंडो से चीज़ें बनती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस से चीज़ें बनती हैं और एक्सोजेनिक से चीज़ें बिगड़ती हैं।
या फिर टूटती हैं या उनका क्षय होता है। एंडोजेनिक से चीज़ें बनती है, एक्सोजेनिक से चीज़ें बिगड़ती हैं। जैसे माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक है, अब माउंटेन्स अगर बन रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ बन रही है तो वो चीज़, उसका क्षय भी होगा, उसका अपर्दन भी होगा, वो कैसे होगा, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस से होगा। अब किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी भू आकृति हो, उसमें एंडो और एक्सो दोनों लग रहे होते हैं, ठीक है, एंडो और एक्सो दोनों लग रहे होते हैं। एक्सो तो लग रहा होता है। जैसे अब कोई भी चीज़ होती है, जैसे हिमालय और अरावली को हम कंपेयर करें, ठीक है, अभी तो हमने हिमालय और अरावली ऐसा पढ़ा नहीं है, वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हिमालय और अरावली दोनों हमारे माउंटेन्स हैं। हिमालय यहाँ पर मौजूद है नदर्न साइड में, तो वहीं अरावलीज की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मौजूद है, ठीक है। अब हिमालय और अरावली में दोनों में एंडो और एक्सो दोनों लग रहा है। बस अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि हिमालय की जो हाइट है वो बहुत 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 ज़्यादा है और आज भी वो बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू अरावली, जिसकी हाइट घट रही है। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एंडो लग रहा होगा, इसमें सिर्फ एक्सो लग रहा होगा, इसी वजह से बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एंडो ज़्यादा होगा एक्सो से और यहाँ पर एक्सो ज़्यादा होगा एंडो से, सिंपल, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस रहे होते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि कौन ज़्यादा मात्रा में लग रहा है। तो हिमालय की हाइट आज भी 3-4 सेंटीमीटर इस तरीके से, इस रेट से बढ़ रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, इंडियन प्लेट है और ये यूएशियन प्लेट, ये और इधर जा रही है, ये और इधर जा रही है, तो और दोनों आपस में पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से फोल्डिंग हो रही है। तो खैर, इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस पहले पढ़ते हैं कि जो अंतर्जात बल होते हैं उसके प्रभाव क्या होते हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो वो कहते हैं डाइस्ट्रोफिज्म या फिर वोल्केनिज्म। क्या करते हैं, डाइस्ट्रोफिज्म या वोल्केनिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म को बोलते हैं पटल विरूपता या फिर पटल विरूपण। डाइस्ट्रोफिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो हमारी भूपर्पटी है, यानी कि अर्थ क्रस्ट है, जो सबसे टॉप लेयर होती है, वो जब मूव करती है, जब उसमें डिफॉर्मेशन आता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइस्ट्रोफिज्म। These movements are responsible for shaping large scale landforms over geological time scale। ये जो मूवमेंट होते हैं, ये जो गतियां हैं, भूवैज्ञानिक काल में बड़े पैमाने पर भू आकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो हमारी डिफरेंट तरह की भू आकृतियाँ बनती हैं वो इसी से बनती हैं, मेनली डाइस्ट्रोफिज्म में जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, क्योंकि बिगड़ने वाला काम तो एक्सोजेनिक में आएगा। वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी, अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, दे आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज ओपनिंग और वेंट्स वेयर लावा और मैग्मा इरप्ट्स। तो एंडोजेनिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक तो पहला हो गया आपका जिसमें कि क्रस्ट का डिफॉर्मेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अपर लेयर ऑफ अर्थ का, और अंदर से अगर मैग्मा निकल रहा है तो वोल्केनिज्म। अब ये जो डाइस्ट्रोफिज्म है, पटल विरूपता है, इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, ओरोजेनिक, एपीरोजेनिक, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अभी आराम से समझ लेंगे, ऐसा कोई लोड लेने की बात नहीं है। पहले आप ये बताओ कि यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, एनीवन, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो। वीडियो पॉज हो रहा है और किसी का तो नहीं हो रहा है। वॉल्जेस माउंटेन फ्रांस में है। कल पीसीएस का एग्ज़ाम था, बहुत फ़ायदा हुआ आपके पढ़ाने से, थैंक यू। ओके, देखो मनीष यादव, हाय ऋषिका एंड हाय परमार सर, बहुत सही बेटा, एक ही मैसेज में 2 लोगों को हाय बोल रहा है, ठीक है। डाइस्ट्रोफिज्म पे आते हैं, ओरोजेनिक, एपीरोजेनिक, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ओरोजेनिक क्या होते हैं और एपीरोजेनिक क्या होते हैं, पहले ये समझो, क्योंकि अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स तो आपको पहले से ही पता है ना। भूकंप के बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं। इट इन्वॉल्व द शेकिंग ऑफ अर्थ अलॉन्ग अ फॉल्ट लाइन। क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो पॉइंट जो अर्थ सरफेस में इसके जस्ट ऊपर सबसे नज़दीक, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। तो ये क्या, हाइपोसेंटर या फिर फोकस, ये क्या है, उसका एपीसेंटर है, ठीक है। एंड ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन दी डैश, जल्दी से बताइए, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर, यानी कि जितने भी प्राकृतिक भूकंप हैं वो स्थल मंडल में आते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक जो है मैन मेड भी हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने कोयना, वो जो अर्थक्वेक देखा था, कोयना रिजर्वायर वाला जो अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक डिफरेंट टाइप के हमने देखे थे, अगर आपको याद हो, कोलैप्स अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, है ना, और इस तरह का रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो खैर, तो अर्थक्वेक हमें सब पता है, उसकी वेव्स वगैरह सब क्या होता है, बॉडी वेव, सरफेस वेव, बॉडी वेव्स में भी पी वेव, एस वेव, सब याद है ना आपको, पी वेव, एस वेव क्या होती हैं। देन इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड किससे मेजर करते हैं, एम से मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर आएगा मर्कैली स्केल,
इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, और इससे मेजर मैग्नीट्यूड मेजर होता है रिक्टर स्केल से। ये लिमिटलेस स्केल है, बट 0 से 10 तक का इसमें यूजुअली मैग्नीट्यूड रहता है। ये 1 से 12 तक का है, ठीक है, इसका लिमिट 1 to 12। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी कुछ नहीं, वही जो हमने 3 तरह की प्लेट मूवमेंट पढ़े थे, एक तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट यानी कि पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, और ट्रांसफॉर्म है, तो वो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक। ओरोजेनिक और अपीरोजेनिक क्या है? ओरो इज़ अ रूट वर्ड। अब ये ओरो आप ये मत समझना बस यही है, आगे इंडियन ज्योग्राफी मानसून में जब पढ़ाऊंगा ना, तो मानसून में भी ओरोजेनिक ये वर्ड आएगा। ओरोजेनिक एक तरह की रेनफॉल भी होती है, पता है आपको? ओरोजेनिक बोलो, ओरोग्राफिक एक तरह की रेनफॉल होती है, तो ओरो वर्ड आगे आएगा। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, जेनिक का मतलब होता है जेनेसिस, किसी चीज़ का बनना। तो माउंटेन का बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस। ओरो का मतलब माउंटेन, जेनिक का मतलब फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। तो माउंटेन जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको ओरोजेनिक बोलते हैं। एपीरोजेनिक, जेनिक का मतलब समझ गए, एपीरो का मतलब क्रस्ट, जिससे क्रस्ट बनती है। अब ध्यान से समझना है इसको। तो ये तो हो गया इन जनरल माउंटेन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये इंडियन प्लेट है, यूएशियन प्लेट है, दोनों का कन्वर्जेंस हुआ तो फोल्डिंग हुई। फोल्डिंग अब किस तरीके से हुई होगी, यहाँ पे देखो। ओरोजेनिक में आप देख सकते हो कंप्रेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से कंप्रेशन हुआ और ये इस तरीके से पूरा पहाड़ बन गया, उठ गया। जैसे मैंने आपको बताया था, पेपर लो, पेपर को दोनों साइड से पुश करो तो पेपर इस तरीके से पूरा उठ जाएगा। एपीरोजेनिक में क्या होता है, एपीरोजेनिक से माउंटेन नहीं बनता है, सिर्फ आपका अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट है वो उठ जाता है या फिर नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं एपीरोजेनिक। अपलिफ्ट होगा या सब्सिडेंस होगा, यानी कि अगर हम देखें तो ओरोजेनिक में कैसा मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे कैसा मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। ये एक बहुत ही लार्ज लैंड मास में होता है एपीरोजेनिक। ये थोड़ा सा ओरोजेनिक जो है थोड़े से उतने लार्ज एक्सटेंट में नहीं होता, उतने बड़े पार्ट में नहीं होता है। ये थोड़ा सा स्लो होता है इसके कंपैरिजन में, किसके, ओरो के कंपैरिजन में, यानी ओरो इसके कंपैरिजन में फास्ट होता है। वैसे ये भी कोई ऐसा नहीं कि तुरंत कुछ 15-20 साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन इसको एपीरोजेनिक को और बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ओरोजेनिक से बने हैं हमारे हिमालयास, ठीक, ओरो यानी कि माउंटेन। और जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार, अब सर ये क्या होता है, तो इसीलिए ना मैं ज़्यादा यहाँ पर बताता नहीं हूँ, लेकिन बस एग्जांपल क्योंकि कोट करना था इसलिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब काफ़ी लोग हो सकता है यहाँ पर ये डाउट क्रिएट हो जाए कि सर एपीरोजेनिक जो है ये लगता है ब्लॉक माउंटेन है क्या, इसी से ब्लॉक माउंटेन बनता है क्या? नहीं भैया, माउंटेन बनता ही नहीं एपीरोजेनिक से। एपीरो का मतलब होता है उठ जाना। अब इसके पीछे की साइंस हमें नहीं जाननी है, ठीक है, ना ही आपके एनसीईआरटी वगैरह में देखने को मिलेगी, वो थोड़ा से हायर लेवल पे जब जाते हो, और वो भी यूपीएससी में जब आपका ज्योग्राफी मेंस ऑप्शनल होता है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, देन आपको ये पढ़ना होता है कि भाई यहाँ पर एक आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, आइसोस्टेटिक मूवमेंट की वजह से एपीरोजेनिक मूवमेंट होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उतना डीप में नहीं जाना, बाकी तो आइसोस्टेसी थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि एपीरो में वर्टिकल मूवमेंट होता है, ज़्यादातर वर्टिकल ही होता है, जिसकी वजह से चीज़ें उठेंगी या धंसेंगी। अब वही है कि जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये उठा हुआ भाग है। ये क्या है, ये गिरा हुआ भाग है, ये वेस्टर्न घाट, ये गिरा हुआ भाग है। तो गिरा पता है कैसे है, वो उसको एपीरोजेनिक मूवमेंट ही बोलते हैं, जो पश्चिमी घाट है। लेकिन अभी क्या है क्या नहीं है वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन इसीलिए अभी मैंने आपको बता दिया। तब वहाँ पर जब मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ें कि ये सबसाइडेड है, वेस्टर्न घाट नीचे की ओर धंसा हुआ है, तो फिर मैं वहाँ पर अगर आपको बोलूँगा एपीरोजेनिक, तो आपको ऐसा नया नया ना लगे कि एपीरोजेनिक क्या होता है, ठीक है। तो चीज़ समझ में आ गई। ओरो से माउंटेन बन रहा है जो जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, और एपीरो से या तो अपलिफ्टमेंट या सबसिस्टेंस हो रहा है अर्थ की क्रस्ट का, माउंटेन नहीं बन रहा है इससे, ठीक है। क्लियर हो गया, खत्म हो गया आपका एंडोजेनिक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी कोई डाउट नहीं होगा। मैं समराइज कर देता हूँ कि भाई हमारे जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं, वो दो तरह के फोर्सेस से बनती हैं, दो तरह की बल लगते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात में हमने पढ़ा डाइस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म 4 तरह का पढ़ा, ओरोजेनिक, एपीरोजेनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं एक्सोजेनिक में। ये जो मेन हमारा लेक्चर है वो एक्सोजेनिक पे ही फोकस्ड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे ओरोजेनिक एपीरोजेनिक तो नहीं पढ़ा था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट दिस टर्म डाइस्ट्रोफिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म इज अ जनरल टर्म फॉर द बिल्डिंग ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें बन रही हैं उनके लिए जनरल टर्म यूज़ कर देते हैं डाइस्ट्रोफिज्म, ठीक है।
क्लियर है? डाइस्ट्रोफिज्म एक जनरल टर्म है। सर पीसीएस भी पढ़ाते हो आप? भाई हम सब पढ़ाते हैं, पहले तो बस तुम पढ़ लो अच्छे से। अब कल लोग यूपी पीसीएस दे के आए हैं। अब मुझे तो कल ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि सफ़र वाले उसमें भी कल लाइव वाइव लेना था। तो लेकिन अभी मैं देखूँगा, और अगर जो अभी पढ़ा है एक हफ्ते में, ठीक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा, मजाल है जो बाहर चला जाए, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि नहीं पीसीएस में ये वो, ठीक है, वो आप खुद से देखो। लेकिन अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इतना मैं आपको लेवल का पढ़ा दूंगा कि आप एसएससी और जो बाकी ग्रुप बी लेवल एग्ज़ाम है सब तो निकलेंगे, बाकी पीसीएस वगैरह आप देख सकते हो। मैं कोई क्लेम नहीं ठोकूंगा यहाँ पे, लेकिन अगेन यू कैन सी। खैर, तो एक्सोजेनिक प्रोसेस पे आते हैं, बहिर्जात जो प्रक्रियाएं होती हैं उस पे आते हैं। ठीक है, अंतर्जात हम समझ गए, अब बहिर्जात पे। सिंपल, बाहर वाली जो फोर्सेज लग रही हैं उनको बहिर्जात बोलेंगे। इट इज़ अ जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अगर इन द अर्थ सरफेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज। जो बाहरी बलों की वजह से जियोलॉजिकल प्रोसेस में अर्थ सरफेस में जो चेंज हो उसको हम एक्सोजेनिक में रखते हैं। डेन्यूडेशन रेफर्स टू लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस दैट कॉज द वियरिंग अवे द अर्थ। डेन्यूडेशन ये क्या होता है सर? अभी मैंने क्या बोला? जो चीज़ें बन रही हैं, माउंटेन बन रहा है, अर्थ क्रस्ट का पार्ट बन रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, प्लेट, सबको डाइस्ट्रोफिज्म बोल देते हैं। ठीक, डाइस्ट्रोफिज्म ऐसे जब डाइस्ट्रोफिज्म बोलूँ ना, तो ऐसे तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए कोई चीज़ बन रही है, एंडोजेनिक की वजह से कोई चीज़ बन रही है। ठीक है, और इन सब के लिए एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं। डेन्यूडेशन, अनाच्छादन, डेन्यूडेशन, और वी कैन से ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का डिग्रेडेशन होना और किसी चीज़ का टूटना फूटना, उसको ग्रेडेशन या डेन्यूडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अनाच्छादन से तात्पर्य दीर्घकालिक प्रक्रियाओं से है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट कॉज द वियरिंग अवे of the earth's surface leading to a reduction in elevation and relief of landforms and landscape। वियरिंग अवे का मतलब क्या है? पृथ्वी की सतह को नष्ट कर देती हैं, जिससे परिणाम स्वरूप भू आकृतियां और भूदृश्यों की ऊंचाई और उच्चाव में कमी आती है। तो चीज़ें बन रही थी किसकी वजह से? एंडोजेनिक। चीज़ें बिगड़ रही हैं किसकी वजह से? एक्सोजेनिक। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हिमालय और अरावली का, तो आज हम अरावली को रेजिडुअल माउंटेन भी बोल देते हैं। सिर्फ इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हिमालय से भी ऊंचे हुआ करते थे अरावलीज, लेकिन आज सिर्फ इनका अवशिष्ट बचा हुआ है, रेजिड्यू बचा हुआ है। हिमालय के सामने तो आज ये कुछ भी नहीं है, ये आज हिमालय के सामने तो, ठीक है, हिमालय के सामने तो कुछ भी नहीं। इवन आप ये समझ लो कि जो दिल्ली तक में है अरावलीज, दिल्ली की जो रायसीना हिल्स हैं वो अरावलीज पे ही स्थित हैं। अब समझ लो कितनी ऊंचाई होगी इसकी। तो क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोजेनिक इतना लगा कि उसने वियर एंड टीयर कर दिया किसका? इस अरावली का। सोर्स ऑफ एनर्जी एंडोजेनिक का क्या था? अंदर से जो हमारा कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा था इन दी अपर मेंटल इन दी एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट, वो सोर्स ऑफ एनर्जी था। और एक्सोजेनिक में अगर बात करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द एक्सोजेनिक फोर्सेज इज सन, सूरज। एक्सोजेनिक एजेंट हैं क्या? एक्सोजेनिक एजेंट हैं विंड, ग्लेशियर, वाटर। तो इन सब को, हवा जो चल रही है ना वो सूरज की वजह से ही चल रही है। जी हाँ, जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे ये टॉपिक आएगा हमारा क्लाइमेटोलॉजी, बस ये जैसे आज है, और अगला लेक्चर और होगा, मतलब कल होगा लैंडफॉर्म वाला, कि भाई विंड के वजह से कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, ग्लेशियर की वजह से कौन सा बनता है, ग्राउंड वाटर की वजह से कौन सा बनता है, रनिंग वाटर की वजह से कौन सा बनता है, जो वेव्स होती हैं सी वेव्स उनकी वजह से कौन सा बनता है। तो हम कर लेंगे, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हवाएं क्यों चलती हैं, कैसे बनती हैं हवाएं। ठीक है, तो विंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो एक्चुअल में जब डिफरेंशियल हीटिंग होती है, कहीं ज़्यादा हीटिंग कहीं कम, तो प्रेशर डिफरेंस होता है, उसके से हवा चलती है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक एक्सोजेनिक प्रोसेस का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूरज ही है, वो सन ही है। वाटर भी बन रहा है, ग्लेशियर, सब कहीं ना कहीं सन का लेना देना है। खैर, डेन्यूडेशन प्रोसेस हम 3 तरह के पढ़ेंगे। एक होगा वेदरिंग, एक होगा मास मूवमेंट, और एक होगा इरोजन। ठीक है, अपक्षय, द्रव्यमान संचलन, ठीक है, और कटाव और परिवहन। अपक्षय, द्रव्यमान संचलन और कटाव और परिवहन। ठीक, अब ये जो पूरा यहाँ चार्ट बना हुआ है डिट्टो, जो कि आपके फैटमैन में बना होगा, डिट्टो इस बार के एसएससी स्टेनो एग्जाम में पूछा गया है। आंसर की अपलोडेड है पर हमारे एसएससी टेलीग्राम में, प्रूफ के तौर पे जाके देख भी सकते हैं। एग्जैक्टली यही चार्ट पूरा पूछा गया था, जहाँ पे ऊपर लिख दिया था ये प्रोसेस और नीचे लिख दिया था उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स या एनर्जी क्या है। सीधा चार्ट बना था। ठीक, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग होता है
रॉक का टूटना, बस। अब रॉक हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी, कैसे बनाई थी, कैसे बनाई थी? तो ये था हमारा क्या, वॉल्केनो, और यहाँ से क्या निकल रहा था अंदर से, मैग्मा। बाहर क्या हो रहा था, सॉलिडिफाई। क्या हो रहा था, सॉलिडिफाई। क्या बना, वो पहले तो लावा उसको बोलते हैं, और वो लावा सॉलिडिफाई होकर रॉक बन गई, इग्नियस रॉक बन गई, बनी थी। इग्नियस को प्राइमरी रॉक बोलते हैं ना, जो कि सीधा मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है, वो पहले इग्नियस ही बनती है। देन अगर उसका फॉर्म चेंज हो जाए पीवीटी चेंजेस से, तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और मेटामॉर्फिक बन जाती है। अगर उसमें टूट जाए ड्यू टू डिफरेंट जो हमारे एक्सोजेनिक एजेंट होते हैं, वो टूट के उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो फिर कहीं पे जाके उनका लिथिफैक्शन हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान बन जाएगी, जो लेयर के फॉर्म में होती है, जिसमें फॉसिल देखने को मिलते हैं। तो चट्टान बन तो गई, अब जो चीज़ अगर बनी है वो टूटेगी भी, ये प्रकृति का नियम है। अगर कोई चीज़ बनी है तो वो टूटेगी भी, और उस टूटने को बोलते हैं वेदरिंग। डिटेल में अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसके क्या प्रकार होते हैं, बस थोड़ा सा पता तो होना चाहिए क्या है वेदरिंग। अब मास मूवमेंट क्या, द्रव्यमान संचलन। आपने देखा होगा कि कभी भूस्खलन हो जाता है एकदम से, कभी पहाड़ पूरा मतलब पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा गिर जाता है एकदम से, या फिर हिमखलन होता है, मतलब बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर जाती है पहाड़ी जो आपके ये, अगर आप हिमालय वगैरह में देखो तो वो सब मास मूवमेंट में अभी हम पढ़ेंगे। और इरोजन और कटाव का मतलब होता है, परिवहन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ का मूव करना, कोई चीज़ मूव कर रही है। वेदरिंग में कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है। मास मूवमेंट में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। एक काम क्यों ना करते हैं, ये चार्ट को तुम भूल जाओ कि तुमने ये चार्ट देखा भी था कभी ज़िंदगी में। वेदरिंग से शुरू करते हैं, वापस आएंगे इस चार्ट पे, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय। क्या बताया अभी मैंने, टूटना चट्टान का, ठीक है, चट्टान का टूटना, चट्टान का टूटना। अब ध्यान से सुनना, जो चट्टान टूटेगी, जहाँ पे वो बैठी हुई है वहीं पे वो टूट जाएगी, इसलिए इसको इन सितु प्रोसेस बोलते हैं ज्योग्राफी में। और इसको यूज़ करूँगा मैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते वक्त। इन सितु का मतलब है जहाँ पे है वहीं पे। एक्स सितु का मतलब होता है किसी चीज़ का मूवमेंट हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन हो जाना, किसी अपनी ओरिजिनल प्लेस से वो खिसक जाना, उसको एक्स सितु बोलते हैं। इन सितु का मतलब होता है जहाँ पे है वहीं पे वो टूट गई, दैट इज इन सितु। अब इसमें पता है कन्फ्यूज़न क्या होता है कि पानी ने तोड़ दिया होगा, इस नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको बताया पानी वानी कुछ नहीं, पानी है, रोल है, सब कुछ है, लेकिन इन सितु प्रोसेस इसको मत भूलना कि जहाँ पे रॉक है वहीं पे वो टूट गई है। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ब्रेकिंग डाउन और डिजॉल्विंग ऑन दी अर्थ सरफेस। मिनरल से ही रॉक बनती है, तो ऑब्वियस से बात है मिनरल का भी यहाँ पे लेना देना होगा। अब अपक्षय के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं वेदरिंग की? तो पहला तो है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग, और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, ठीक है। तो वेदरिंग इज एन इन सितु प्रोसेस, एंड ये 3 तरह की वेदरिंग होती है, जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिकल वेदरिंग पे। भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज हीट, वाटर, आइस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, जैसे कि बहुत धूप पड़ रही है, गर्मी, बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ी हुई है, उसकी वजह से टूटता ही है, उसकी वजह से जो रॉक टूटती है उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, ठीक। फिजिकल वेदरिंग के भी 4 तरह की फिजिकल वेदरिंग होती है। पहला और दूसरा सिमिलर तरीके के, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। पहले समझते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, फिर समझेंगे टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन, जो कि सेम ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर है, ठीक है। अनलोडिंग एक्सपेंशन मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। ये कोई चट्टान है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये कोई चट्टान है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो जो इतना लिखा है ना, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, लेकिन ये समझ में भी आना चाहिए, फील भी आना चाहिए अनलोडिंग और एक्सपेंशन क्या, किस चीज़ की अनलोडिंग हो रही है। तो जो रॉक है, रॉक डिफरेंट इस तरीके के होगा, ठीक है, लेयर्स में होंगी वो, सिंपल। तो आप मुझे बताइए, जो सबसे बाहर वाली है, जो सबसे बाहर वाली है, ये सबसे बाहर वाली, इसमें पूरी तरह का एक्सपोजर हो रहा होगा, पूरा एकदम एक्सपोजर हो रहा होगा कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी स्किन है, जो एकदम आउटर लेयर, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, धूल, लकड़, स्मोक, इन सब के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। फिर तुम क्या करते हो?
फिर तुम फेस वॉश लगाते हो, या फिर लड़कियां ज़्यादातर क्या करती हैं, एक्सफोलिएशन वाली क्रीम लगाती हैं और आपकी जो ऊपर वाली स्किन है वो पूरी निकल जाती है, एक्सफोलिएट हो जाती है और आपकी चमचमाती हुई क्या निकल आती है, स्किन निकल आती है। तो उसी तरीके से ये जो आउटर लेयर है इसमें एटमॉस्फेरिक, चाहे वो पानी पड़ रहा हो, चाहे वो धूप पड़ रही हो, ठीक है, जो भी, चाहे हवा की वजह से जो धूल के कण इसमें टकराते हैं, धीरे 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 बहुत सालों तक अब्रेजन होता रहता है। अब्रेजन मतलब का होता है कि जैसे धूल धक्कड़ के जो पार्टिकल हैं वो टकराते हैं तो उसको हम अब्रेजन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर हो रही होंगी, तो धीरे धीरे तो टूट जाएगी ये, धीरे धीरे टूट जाएगी, धीरे धीरे टूट जाएगी, टूट गई पूरी। अब कौन बचा, वो तो चला गया। तो इससे इन सबसे लोड कम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे इससे फॉर श्योर तो लोड कम होगा, सबसे हुआ होगा, लेकिन इसने ज़्यादा फील किया होगा दूसरी वाली ने, ये जो दूसरी लेयर है जो अब टॉप लेयर बन चुकी है। और इसके पार्टिकल्स अब एक्सपैंड किए होंगे, क्यों? क्योंकि अभी वो दबे थे ऊपर वाली लेयर में, अब क्योंकि वो पहले दबे थे अब वो हट गए, चली गई, तो क्या है, धीरे से एक्सपैंड हो जाएंगे वो। तो अनलोडिंग की वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब क्योंकि एक्सपेंशन हुआ और अब इस पर भी वही सेम तरीके का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो पड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये निकलेगी और फिर अनलोडिंग कैसे और एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में एक्सपैंड करते हैं तो वो ससेप्टेबल हो जाते हैं और वेदरिंग के। और जब ये लेयर हटती है तो उसके बाद ये बिल्कुल चिकनी चमेली टाइप क्या निकलती है, रॉक निकलती है, ठीक है, एकदम देख रहे हो, नई नवेली से ऐसे लग रही रॉक है, चिकनी सी रॉक है एकदम नई नवेली से। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की थी वो टूट गई पूरी, और ये जो बन गया उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएटेड डोम। अब स्फीति हिंदी में बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं, जब ऊपर की लेयर निकल जाती है रॉक की तो उसको हम एक्सफोलिएशन बोलते हैं, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम एक्सफोलिएटेड डोम बोलते हैं। और धीरे 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 ये राउंडेड हिल में, क्योंकि ये भी लेयर हटेगी, ये भी लेयर हटेगी, ये भी लेयर हटेगी, धीरे 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 छोटी सी एक राउंडेड हिल बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं टॉर। तो अगर पूछ ले टॉर क्या होता है, तो टॉर इज़ अ राउंडेड हिल। जनरली जो ग्रेनाइट रॉक होती है उसमें बनती है ये टॉर, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर उसमें ज़्यादा उतना ज़्यादा इरोजन नहीं होता है, तो राउंडेड हिल सिर्फ बचती है। अभी एक्सफोलिएटेड डोम है ये, क्योंकि ऊपर की लेयर हटी है, धीरे धीरे बाद टॉर बन जाएगा, एक राउंडेड हिल बन जाएगी। समझ में आया अनलोडिंग एक्सपेंशन? टेम्परेचर चेंज एक्सपेंशन क्या है, वही अभी बताया कि भाई टेम्परेचर पड़ा, सिंपल। अब आप मुझे बताओ, राजस्थान जैसी जगहों में जो लोग होंगे, आप में से काफ़ी लोग राजस्थान से होंगे, वहाँ क्या होता है, दिन में दबा के गर्मी और रात में दबा के सर्दी, यही होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो तो हम जब जब क्लाइमेट पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में तब वहाँ पे जानेंगे, कुछ होता है कॉन्टिनेंटलिटी करके, है ना, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी करके। लेकिन अभी इतना बताओ, इतना तो मानोगे कि दबा के पड़ती गर्मी फिर दबा के सर्दी पड़ती रात में। अब जो रॉक है, रॉक के पार्टिकल्स दिन में जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो क्या एक्सपेंशन हो रहा होगा, जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो फैलती है वो, और जब रात में एकदम से ठंडा हो गई तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर गए, फैल गए, कॉन्ट्रैक्ट, फैल कॉन्ट्रैक्ट, फैल कॉन्ट्रैक्ट, थक जाएंगे रॉक के पार्टिकल ये करते 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 ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर्स, और क्या होगा, टूट जाएगा। टूट के क्या होगा, अगेन वही एक्सफोलिएशन डोम्स वगैरह बनेंगे, टॉर्स बनेगा। समझ में आया लोडिंग एक्सपेंशन और इसमें क्या क्या है, मतलब हम समझाना चाह रहे हैं आपको। अनलोडिंग में ऊपर का लोड कम हुआ, एक्सपेंशन हो गया। टेम्परेचर चेंज यहाँ पर वही सिमिलर तरीके का है कि टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा है, हीटिंग हो रही है, पार्टिकल्स एक्सपैंड कर रहे हैं, रात में एकदम से टेम्परेचर कम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, फटीग क्रिएट हो जाता है उस पर्टिकुलर रॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाती है। अब बचे दो, फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग और सॉल्ट वेदरिंग। तो फ्रीजिंग, थॉइंग और फ्रॉस्ट वेजिंग को समझते हैं। देखो, जो परमाफ्रॉस्ट रीजन होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जहाँ पे बर्फ़ वगैरह देखने को मिलती है, जहाँ पर बर्फ़ जमती है, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, दिन के टाइम पे ये पानी आके यहाँ पे जमा हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे रात में इतनी ठंडी पड़ती है कि पानी जो है आइस का रूप ले लेता है, जम जाती है। अब अगर आपने ध्यान से कभी ऑब्जर्व किया हो तो जैसे फ्रीज़र में अगर आपने पूरी भरी बॉटल अगर आपने मान लो डाल दी, पूरा, हमारे यहाँ कानपुर में गर्दन को नटई बोलते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको नटई तक भर देंगे, ठीक है, यानी पूरा भर देंगे गर्दन तक, पूरा पूरा मतलब गर्दन से भी ऊपर भर देंगे, एकदम रखो ना, इसको फ्रीज़र में डाल दो रात भर फ्रीज़र में डाल दो, बहुत चांसेस हैं कि प्लास्टिक की बॉटल में क्रैक डेवलप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, टूट जाएगी आपकी प्लास्टिक बॉटल। क्यों? क्योंकि जब वो आइस बनी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, आयतन बढ़ा तो पुश करेगी, हटो हटो, जगह दो, थोड़ी जगह दो, तो ये क्या करेगी, जगह से मांगेगी तो इसको पुश करेगी इधर उधर। दिन में फिर पानी बन गया,
ये राहत की सांस लेंगे, हाँ प्रेशर पड़ रहा था, फिर रात में प्रेशर पड़ा, फिर रिलीज़ हुआ, फिर प्रेशर, फिर रिलीज़, क्या हो जाएगा, धीरे 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 ये पूरा इस तरीके का टूट जाएगी चट्टान। ये चट्टान क्या है, ये टूट जाएगी। ओके, प्रम्बी कानपुर, अच्छा चलो भाई, तो समझ में आया, ठीक, समझ में आ गया। फ्रॉस्ट वेजिंग कुछ नहीं, वेज ये जो ऐसा ये बना ना, इसको ऐसा, इस स्ट्रक्चर को वेज बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं तुषार वेजिंग, हिंदी में बोलते हैं तुषार वेजिंग, ठीक है। कोई तुषार नाम का है क्या यहाँ पे। फिर आते हैं सॉल्ट वेदरिंग पे। सॉल्ट, नमक से वेदरिंग, हाँ नमक से वेदरिंग करवा देते हैं हम। कैसे, देखो ऐसे इलाके, राजस्थान जैसे इलाके जहाँ पे बहुत क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, ठीक है, बहुत रेट ऑफ इवापोरेशन होता है। इसी को हम कंसिडर कर लें, इसी को ही, ठीक है, इसको कंसिडर करो। पानी भरा, अब क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है, तो पानी पूरा चला जाएगा यहाँ से, वाष्पीकरण हो जाएगा, बचेगा क्या, नमक, सॉल्ट। क्यों, सॉल्ट एक तो ये वाटर में होगा, प्लस जब सॉल्ट यहाँ पे आया होगा, बैठा होगा, तो इसने इसके कुछ मिनरल्स को डिजॉल्व कर लिया होगा कुछ, ठीक है, और सॉल्ट निकाल लिया होगा, ठीक है, मिनरल सॉल्ट बच गया वो। अब वो सॉल्ट क्या, डिपॉजिट हो जाएगा, वो सॉल्ट क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा, धीरे 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 और सॉल्ट डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे और सॉल्ट डिपॉजिट होगा, और सॉल्ट डिपॉजिट होगा, और सॉल्ट के क्रिस्टल्स जो यहाँ पर बने हैं, जिसको हम सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, कि जो सॉल्ट वेदरिंग हम पढ़ रहे हैं, इसका एक प्रकार है सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, जो कि सबसे इफेक्टिव मेथड है। अगर हम पूरे फिजिकल वेदरिंग में देखें या फिर पूरा सॉल्ट वेदरिंग में अगर आपसे पूछ ले, सबसे इफेक्टिव क्या चीज़ होती है जो वेदरिंग करवाती है, दैट इज सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्ट क्या करेगा, धीरे धीरे अब्रेजन क्रिएट करेगा, यहाँ पर धीरे धीरे लेयर को पुश करेगा। अब ये तो क्योंकि इस तरीके का है, नहीं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये जो है सॉल्ट धीरे धीरे पुश करता है, बहुत धीरे 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 वो क्या करता है, अब्रेजन क्रिएट करता है, और धीरे धीरे जो रॉक होती है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। अब ये आपसे पूछ सकता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी पानी उड़ जाएगा और सॉल्ट बचेंगे, और सॉल्ट के क्रिस्टल्स बचेंगे, जिसको सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और धीरे 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 वो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो रॉक को तोड़ना शुरू कर देंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, जिसके बारे में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि ये चीज़ जो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन होता है, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल दी सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हो गए, अगर मैं बात करूं जिप्सम के क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है, ये डेजर्ट एरियाज़ में क्या करते हैं, जो डेजर्ट एरियाज़ में ये धीरे धीरे पुश करते हैं किसको, रॉक को, और उसमें क्या करते हैं, उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। और जो जितनी रॉक वीक होगी, ठीक है, जितनी सॉफ्ट टाइप होगी, वो उतनी जल्दी ब्रेक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, सेडिमेंट्री वाली उतनी हार्ड नहीं होती हैं। जैसे सेडिमेंट्री में अगर मैं बात करूँ चौक, अब चौक आप मुझे बताओ, मैंने आपको सेडिमेंट्री 3 तरह की पढ़ाई थी, 3 तरह की सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, क्लास्टिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड, है ना। तो बताओ उनमें से चौक किस में आएगी। चौक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, ये सब बहुत जल्दी जल्दी जो है टूटती हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर सॉल्ट, भाई सॉल्ट ऐसे तोड़ देगा क्योंकि सॉल्ट में भी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। जब वो एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर में अगर आपका पानी एक्सपैंड करता है, उसी तरीके से हाई टेम्परेचर में आपका जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स है उनमें भी एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और जब एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो पुश करेंगे, और पुश करेंगे तो रॉक टूटेगी, ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं केमिकल वेदरिंग पे। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था पानी का या फिर हवा का, या फिर हमने देखा कि सॉल्ट क्रिस्टल्स का। केमिकल वेदरिंग में क्या है, रासायनिक अपक्षय में क्या है कि यहाँ पर केमिकल का फॉर्मेशन होता है, कुछ ना कुछ तो इस तरीके का केमिकल रिएक्शन टाइप होती है, जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग यानी कि रासायनिक अपक्षयन होता है, ठीक। सर नोट टेलीग्राम पर मिल नहीं रहे हैं। बेटा लगता है तुमने कोई गलत टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है ना, क्योंकि टेलीग्राम में तो नोट्स वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। नोट्स तो आपके परमार अकेडमी ऐप पे मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने वो 50-100 रुपये वाला बैच तो नहीं ज्वाइन कर लिया जो इधर उधर बिकते रहते हैं। और भाई उनका मैं बता रहा हूँ, उनका कोई भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। मैं तुम्हें बस
वो दे रहा हूँ एक वार्निंग, क्योंकि जैसे एक हमारी जैसे टीम होती है अलग से, उसका काम यही होता है उनको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर इस तरीके का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है और उनको हटाना उस कॉपीराइटेड कंटेंट को, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे टेलीग्राम पे। तो मुझे खुद नहीं पता रहता कौन कैसा क्या, लेकिन हाँ, तो थोड़ा सा ना सतर्क रहें इस चीज़ से। और जो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। लीगली जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तब उनको प्रॉब्लम होती है कि सर हम तो स्टूडेंट हैं, ये है वो है ना। खैर, तो केमिकल वेदरिंग पे स्टार्ट करते हैं। केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू केमिकल रिएक्शंस सच एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन। तो ये क्या है? प्रकार हैं रासायनिक अपक्षय के, केमिकल वेदरिंग के टाइप्स हैं ये। एक एक करके समझते हैं, आपको समझ में आएगा। सोल्यूशन पे आते हैं सबसे पहले। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक दिन पिक्चर्स लगी हैं, ठीक। तो यहाँ पर सोल्यूशन कब होता है? देखो, सोल्यूशन तब होता है जब रॉक इतनी सॉफ्ट हो कि वो जब उसमें पानी पड़े तो वो घुल जाए, पानी पड़े तो घुल जाए, और घुलते 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 ऐसे घुल गई, खोखली हो गई। क्यों? क्योंकि इसके जो मिनरल्स थे वो वाटर या एसिड में डिज़ोल्व हो गए। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? जो सॉल्युबल, ऐसे मिनरल्स हों जो सॉल्युबल नेचर के हों, सॉल्युबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हों, जैसे कि नाइट्रेट्स। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो थोड़ा बताया तो नाइट्रेट्स। पहला सवाल तो यही बनेगा, टाइप्स क्या होते हैं? सल्फेट्स, ठीक है, पोटेशियम। ये क्या होते हैं? रॉक सॉल्युबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, जो बड़ी जल्दी ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, या फिर बड़ी जल्दी इनका लीचिंग हो जाता है। लीचिंग का मतलब होता है ज्योग्राफी में किसी चीज़ का वॉश आउट हो जाना। इंपॉर्टेंट मिनरल जब पानी पड़ता है तो अगर वो वॉश आउट हो जाए उसको लीचिंग या निच्छालन प्रक्रिया बोलते हैं। तो बचता क्या है? ये बचता है, खोखला हो जाता है, ठीक है। तो मिनरल जैसे कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, या फिर आपका कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गए। तो ये क्या होते हैं? जब ये लाइमस्टोन में देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होने की वजह से क्या होते हैं? ये घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो लाइमस्टोन टाइप रॉक होती है जो कि थोड़ी सी वीक होती है, उसमें आपको देखने को मिलता है ये सोल्यूशन। ये क्या है? हाइड्रोलिसिस, या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। जब मिनरल्स जो होते हैं वो पानी, ऐसे मिनरल होते हैं, ये हाइड्रेशन को समझो। हाइड्रोलिसिस आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, हमें सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये पढ़ना है। हाइड्रेशन का मतलब होता है जब इस तरीके के मिनरल हों कि वो वाटर को बड़ी जल्दी सोख लें, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एनहाइड्राइड, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, CaSO4, उसकी बड़ी खासियत है कि बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिप्सम बना देता है। CaSO4.2H2O, जब दो वाटर के क्रिस्टल्स अटैच हो जाए एनहाइड्राइड यानी कैल्शियम सल्फेट से, तो जिप्सम बन जाता है। तो जब दिन के समय जब वो पानी, जैसे कि जहाँ बहुत बर्फ़ वगैरह है, फिर इस तरीके का है कि वहाँ पर बहुत ही वाष्पीकरण है, तो थोड़ा सा पानी पड़ा, जिप्सम बन गया, सूखा एनहाइड्राइड बन गया, पानी पड़ा, जिप्सम, सूखा एनहाइड्राइड। तो इसी तरीके से क्या होगा? मिनरल में फटीग क्रिएट होगा, जैसे कि हमारा फिजिकल वेदरिंग में यहाँ हो रहा था टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन में, कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, रिलीज हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, एक्सपैंड हो रहा। उस तरीके से यहाँ पे पानी की वजह से जब होता है कि वो एनहाइड्राइड है, सूखा है, देन जिप्सम बन गया, तो इस तरीके से उसमें फटीग क्रिएट हो जाता है, जिस फटीग की वजह से वो रॉक को धीरे धीरे वो मिनरल जो हटने लगते हैं और रॉक जो है वो टूटने लगती है। दैट इज कॉल्ड एज hydration. When minerals take up water and expand, and when they lose water they contract. Expand, contract creates fatigue, और fatigue की वजह से जो होता है वो रॉक टूट जाती है, ठीक है, वो रॉक फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक, क्लियर। और ये मत सोचना कि एक्सफोलिएशन सिर्फ वहीं बनेंगे, एक्सफोलिएशन यहाँ पे भी एक्सफोलिएटेड डोम्स यहाँ पे भी बन सकता है, एक्सफोलिएशन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक। हाइड्रेशन समझ लिया। कार्बोनेशन पे आते हैं। कार्बोनेशन क्या होता है? तो जब पानी गिरता है, जब पानी बरसता है और वो एटमॉस्फेरिक CO2 से मिलके, एटमॉस्फेयर हमारी CO2 है, क्या बना देगा? तुम खुद सोचो। H2O है और CO2 है, ये मिलके क्या बना देंगे? H2CO3 बना देंगे। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है। अब अगेन, ऐसी रॉक जिनके क्रिस्टल्स बहुत ही जल्दी उनका क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी वो एसिड से क्या हो जाता है उनका, होता क्या है कि जो कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक होती हैं, जैसे कि अगर मैं लाइमस्टोन को बोलूँ,
डोलोमाइट बोलूँ तो ये सब कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक होती हैं। जब इनमें कार्बोनेट होता है तो ये कार्बोनेट आपस में बॉन्डिंग कर लेता है, और ये जो होता है पूरा जो कैल्शियम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कैल्शियम कार्बोनेट है, बिकॉज लाइमस्टोन वगैरह में यही सब देखने को मिलता है, तो ये कैल्शियम अलग हो जाता है, पूरा कार्बोनेट अलग हो जाता है। तो इस तरीके का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये पूरी एक चट्टान हुआ करती होगी, लेकिन अभी क्या है देख रहे खोखली हो गई है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। ये जब हम कल कार्स्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर की वजह से जो लैंड फॉर्म बनते हैं, तो वहाँ पर इसी चीज़ को लाइमस्टोन पेवमेंट बोल देते हैं, इसी चीज़ को, क्योंकि क्या हो गया है ये एसिड में ये सब खोखला हो गया एसिड की वजह से। क्यों? कार्बोनेट ये पूरा वो हो गया, मिक्सिंग हो गया इसका, ठीक है। कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट होता है, हो सकता है। तो जो भी रॉक इस तरह के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिनरल्स कंटेन करती हैं, तो उनमें क्या होता है कार्बोनेशन से इनका वेदरिंग हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से CO2 लिया वाटर ने, और ये आपका कार्बोनिक एसिड बनाया जो कि एक वीक एसिड है, उसकी वजह से यहाँ पर क्षरण हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो बहुत सिंपल है ये भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप क्या बोलते हैं आयरन स्टिक है, फिर कोई भी लोहे की चीज़ है बाहर रखते हो तो जंग लग जाती है। जंग क्यों लग जाती है? पानी वानी पड़ता है और उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे रस्टिंग जो होती है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब कुछ नहीं, ऑक्सीजन का अंदर ले लेना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का अंदर ले लेना और उसकी वजह से यहाँ पर किसी चीज़ का अपक्षय हो जाना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से रिडक्शन भी होता है, लेकिन रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में बस ध्यान ये रखना है कि ये जो है वाटर टेबल के नीचे जो चीज़ें होती हैं, वाटर टेबल के नीचे भी जो रॉक्स हैं, पानी के नीचे भी तो रॉक्स मौजूद हैं, ठीक है। बिलो दी वाटर टेबल जो रॉक्स हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होता। तो ऑक्सीजन की कमी से अगर वेदरिंग होने लगे रॉक्स की तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन अगर पड़ रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, वो रॉक जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि आयरन, Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है, आयरन, मैंगनीज दैट इज Mn, ठीक है। तो ये सब जो मिनरल्स होते हैं ये कॉमनली क्या होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सल्फर, इनका बड़ी जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रॉक धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक रॉक में सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि सर कुछ लोग हो सकता है लगे कि सर सोल्यूशन और हाइड्रेशन थोड़ा थोड़ा सा सेम है, सिमिलर है। सिमिलर होता है, सेम नहीं है। और ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ होता है, एक रॉक में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया सोल्यूशन और कार्बोनेशन दोनों ही ये लाइमस्टोन टाइप रॉक में होती हैं, जिसमें ये कार्बोनेट वगैरह होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि ऐसे साथ में होते हैं। जैसे इससे क्या बन गई, केव बन गई, गुफा बन गई, इससे एक अलग तरह की आकृति बन गई, ठीक। तो कल ही हम पढ़ेंगे भी कि जब कार्स्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स, तो वहाँ पर ही हम देखेंगे कि किस तरीके से ये केव बन गई ड्यू टू सोल्यूशन और कार्बोनेशन से, क्योंकि ऊपर पानी पड़ा है। अब ये क्या, पानी रिसा है, नीचे धीरे धीरे रिसा है और पानी ने घोल लिया उसको। ये क्या है, ऊपर सीधे क्योंकि रेनफॉल हुई है तो इसकी वजह से ये इस तरीके के एजेस टाइप बन गई हैं। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो जल्दी से बताइए। बायोलॉजिकल में तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारी जीवित जीव होते हैं वो भी क्या करते हैं, चट्टान को तोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे केचुआ हो गया, कृंतक यानी रोडेंट हो गए, अर्थवॉर्म, रोडेंट, यहाँ तक कि पेड़, आप यहाँ पे देख सकते हो पेड़ की जड़ है, पेड़ की जड़ ने इसको तोड़ दिया है, क्योंकि जड़ों में वो बहुत मजबूती है। आप देखो पूरा गमले में आपने देखते होगे, ठीक है। अगर मान लो कि आप गमले में अगर आपने पेड़ रखा है और गमला अगर आपको कभी चेंज करना होता है तो जब आप उठाते हो तो पूरी मिट्टी को पकड़े हुए होता है, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं जड़ें। यहाँ तक कई बार तो गमला तोड़ के भी निकल आती हैं भाई, ठीक है। तो जब गमला तोड़ सकती हैं पूरा, तो धीरे धीरे चट्टान नहीं तोड़ सकती हैं। ये तो रॉक की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जो अर्थवॉर्म होते हैं, ये तो जैसे प्लांट हो गया, जैसे आपका एल्गे हो गया, शैवाल, जो काई हो गई, तो काई लग जाती है चट्टान में, काई लग जाती है चट्टान में, धीरे धीरे वो क्या कर देती है, काई तोड़ना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो एल्गे है वो धीरे धीरे क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा उससे, रॉक से न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन यानी मिनरल्स लेगा, और मिनरल लेते लेते धीरे 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 उसको वीक कर देगा, क्योंकि वो भी, उसकी भी हल्की हल्की क्या होती है, रूट्स होती हैं। बहुत, चाहे भले बहुत ही छोटा हो, लेकिन ओवर दी टाइम वही है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होय सुजान। तो वही है यहाँ पे भी कि जब पूरी काई लगेगी धीरे 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 उसका इरोजन होगा और पूरी रॉक टूटेगी, टूटेगी ही टूटेगी। इसी तरीके से जो हमारे एनिमल्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गए, चूहे हो गए, वो भी तो धीरे धीरे तोड़ेंगे, वो भी अपनी तो रहने की जगह बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर हमारे लिविंग बीइंग्स की वजह से हो रहा है वेदरिंग, अपक्षय हो रहा है, चट्टान टूट रही है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब यहाँ तक किसी का पहले डाउट, पहले मैं बताओ, डाउट है किसी का यहाँ तक? जल्दी फिर समराइज़ कर दीजिए यार, ये हुई ना बात, फिर समराइज़ कर दीजिए।
अभी करते हैं, अभी ठीक करके देता हूँ, रुको। ये क्रिएट किया एक ब्लैंक स्लाइड, कोरा पन्ना, ठीक। देखो तुम्हें दिक्कत हुई होगी इसमें वेदरिंग में, या तो चलो हम पूरा ही समराइज़ करते हैं, ठीक है। अब पूरा समराइज़ करना है, 2 पन्ने लगेंगे, देखो भाई, ठीक है। तो ये पन्ना नंबर 2 क्रिएटेड। देखो तो हमने ये पढ़ा कि भू आकृतियाँ जो होती हैं, यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, इसीलिए तो मैंने आज लैंड फॉर्म रखा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लेंगे। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एंडोजेनिक अंतर्जात और बहिर्जात। एंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, और एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ये चीज़ों को बनाते हैं, ये चीज़ों को बिगाड़ते हैं। इनको एनर्जी मिलती है अर्थ के इनसाइड से, पूरा डिस्कस किए, तो इनको मिलती, इनकी एनर्जी आती है कहाँ से? सन से, सूरज से। इनको हम जनरल एक टर्म देते हैं डाइस्ट्रोफिज्म, और एक होता है वोल्केनिज्म। तो 2 तरह का होता है, डाइस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म को हटा देते हैं, ठीक है। डाइस्ट्रोफिज्म पटल विरूपण, ये डेन्यूडेशन, अपक्षय, ठीक है। नहीं, डेन्यूडेशन, ठीक है। डेन्यूडेशन का हिंदी क्या था? डेन्यूडेशन का ये था अन्नाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन। तो डेन्यूडेशन हो गया ये। अब डाइस्ट्रोफिज्म भी कितने टाइप का था? डाइस्ट्रोफिज्म था आपका 4 तरह का। पहला ओरोजेनिक, दूसरा एपिरोजेनिक, तीसरा अर्थक्वेक, चौथा आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। माउंटेन बन रहा है, पहाड़ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। अर्थ क्रस्ट में कुछ बन रहा है, ऊपर उठ रहा है या नीचे धंस रहा है, यानी वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। डो नॉट कन्फ्यूज इट विद ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक अलग होते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब माउंटेन्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक। देन आपका ये तीसरा था, क्या था? अर्थक्वेक, वो तो पता है, प्लेट टेक्टोनिक्स भी। डेन्यूडेशन में क्या था? डेन्यूडेशन में 3 चीज़ें थी सर, डेन्यूडेशन में 3 चीज़ें थी। वेदरिंग यानी अपक्षय, द्रव्यमान का जो यानी मास का जो मूवमेंट हो रहा था, और तीसरा था इरोजन, अपरदन, ठीक है। अब वेदरिंग हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था। 3 तरह की होती है सर, फिजिकल, देन केमिकल, देन बायोलॉजिकल, ठीक। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल जो होती है, फिजिकल वेदरिंग, वो कितने तरह की होती है सर? अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन होता है। तीसरा क्या था? तीसरा आपका था एक सॉल्ट वेदरिंग, और चौथा क्या था? मतलब चौथा ये पढ़े थे तीसरे नंबर पे, तो वो हम पढ़े थे फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग, इससे एक्सफोलिएटेड डोम्स बन रहे थे, टॉर बन रहा था फाइनल जाके। फ्रॉस्ट वेजिंग में इस तरीके की पानी जम रहा था, पानी फिर बर्फ बन रही थी, फिर पानी, फिर बर्फ, फिर पानी, तो वो रॉक टूट रही थी। और ठीक है, फ्रॉस्ट वेजिंग। और सॉल्ट वेदरिंग में हमने पढ़ा था, सॉल्ट वेदरिंग में जो सबसे इफेक्टिव होता है वो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं। सॉल्ट के जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया है, ठीक है। और जो ये सब जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी खासियत होती है कि ये जब ये एक्सपैंड करते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंड करते करते धीरे धीरे वो रॉक को तोड़ देते हैं। देन हमने पढ़ा केमिकल वेदरिंग, यानी कि रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा, अब कुछ किसी को पहले रख सकते हो, ठीक है। हमने जैसे सबसे पहले पढ़ा सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या था? पूरा मिनरल घुल गया है, वो पूरा घुल मिल गया है, पूरा घुल गया है वो। हाइड्रेशन में क्या? घुला नहीं है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। कार्बोनेशन, जो कार्बोनेट और होती हैं तो वो क्या होता है? कार्बोनिक एसिड जब ऊपर से बरसता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होता है, तो कार्बोनेट जो होती है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे 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 डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सोल्यूशन से सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी की वजह से हो रहा है, यहाँ एसिड की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ घुल रहा है पूरा, यहाँ क्या हो रहा है? वो कहीं पर जाके इस तरीके से, ठीक है, डिपॉजिट तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें अलग तरह की लैंडफॉर्म बन रही है, इसमें अलग तरीके की, ठीक है। और यहाँ पर हमने चौथा पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन लेके उसका अपक्षय हो गया, टूट गई, तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या? ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर हो गया तो रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। एंड देन बायोलॉजिकल में हमने पढ़ा कि जो लिविंग बींग्स की वजह से अपक्षय हो जाए, ठीक है, लिविंग बींग्स की वजह से वेदरिंग हो जाए, जैसे रोडेंट हो गया, अर्थवर्म हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है, ये सब की वजह से वेदरिंग हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज जैविक अपक्षय, फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। अभी हो गया समराइज, ठीक। आगे बढ़ें, चलो। अब आते हैं मास मूवमेंट पे। मास मूवमेंट यानी कि बृहद संचलन। क्या? बृहद संचलन।
इट इज़ अ डाउन स्लोप, मतलब सारी चीज़ें आपस में ना इंटरकनेक्टेड हैं, बस थोड़ा मतलब बस 10 मिनट का लेक्चर बाकी है, बस फोकस रहना, तुम फोकस रहोगे ना आराम से सब समझ में आ जाएगा। लोगों को लगता है कि मतलब ऐसा है वैसा है, बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ नहीं लगा तुमको कोई डिफ़िकल्ट? बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं। इससे कल वाला बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, एकदम मज़ा आएगा कल वाले लेक्चर में। तो असली मज़ा तो कल वाले लेक्चर में, आज तो क्या ना वार्म अप टाइप हो रहा है, ठीक है। मास मूवमेंट पे आते हो, तो मास मूवमेंट का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कोई बड़ा सा मास जो है वो मूव कर रहा है, बड़ा सा द्रव्यमान जो है मूव कर रहा है, ठीक, उसका संचलन हो रहा है। इट इज़ अ डाउन स्लोप मूवमेंट, यानी नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है ऑफ सॉयल, मिट्टी, चट्टान एंड अदर डेब्री, बाकी के जो चीज़ें होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस। अब बाकी की चीज़ों में बाकी जो भी सॉयल रॉक के साथ अटैच है वो सब नीचे आएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मिट्टी, चट्टान और अन्य मलबे का ढलान से नीचे की ओर गति है। किसकी वजह से? मतलब अब क्या बताएं तुम्हें, तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी, ये जो टर्म है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस तुम नहीं समझ पा रहे हो। पूरा मास मूवमेंट इसी पे टिका हुआ है, पूरा मास मूवमेंट इसी पे टिका हुआ है, ग्रेविटी पे। और यहाँ जो ग्रेविटी लिखा है ना, ये गलत लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। वो क्या है? वो है वेदरिंग, जो अभी पढ़ के आए अपक्षय। क्या आएगा यहाँ पर? अपक्षय। तो सर अपक्षय एक पूर्वापेक्षा नहीं है, वेदरिंग इज नॉट अ प्री, मत समझे नहीं, नहीं समझे, समझाते हैं। हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ एकदम से नीचे गिरी, और हम बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को, ये जो लाइन है ना, ये बोल रही है कि किसी चीज़ को नीचे गिरने के लिए उसकी वेदरिंग होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर किसी चीज़ की वेदरिंग नहीं हुई तो वो नीचे नहीं गिरेगी। हाँ सर बात तो सही है, हाँ तो वही तो लिखा हुआ है। लेकिन अगर लिखते ना और स्टेटमेंट में आ जाता, समझ में ना आता क्या लिखा हुआ सही है कि गलत है। क्यों? मुझे लगता है हाँ, वेदरिंग का मतलब सर ने बताया था टूटना होता है, और जब टूटेगी तभी तो गिरेगी। हाँ बात तो सही है ना, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो दो मुँहा सांप होता है, बिन पैंदी का लोटा होता है हमारा मन, जो जो बता देगा वो तुरंत मान लेगा। अभी तो ये भी बात तुमको स्थिति सही लग रही होगी, हाँ यार अभी अगर मैं यही बोल देता, ये ना लिखता, तो लग हाँ कि यार वेदरिंग जब टूटेगी नहीं तो गिरेगी कैसे। अरे बेटा अभी मान लो चट्टान है, गिर गई, नहीं नहीं गिर गई, इसमें इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा, एकदम से ढलान से गिर गई। अब क्या जब तक टूटेगी नहीं तब तक टूटने का इंतजार करेगी क्या? तो क्या सर मान लो ऐसे ही है, पड़ी है, जब टूट जाएगी तो तुरंत नहीं गिर जाएगी? हाँ तो गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, बट इट कैन एड द मास मूवमेंट, समझे? यानी कि ये मास मूवमेंट की सहायता कर सकती है, लेकिन कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि अगर वेदरिंग नहीं होगी तो मास मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर वेदरिंग हो जाएगी तो उससे मास मूवमेंट आसानी से हो जाएगा, क्योंकि रॉक टूट गई और टूट के जल्दी चीज़ें चांसेस होते हैं कि वो गिर जाए एकदम से। समझ में आ गई ये लाइन कि वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। वो ऐसा नहीं कि जब तक वेदरिंग नहीं होगी तब तक मास मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन वेदरिंग एड कर देती है मास मूवमेंट को। लेकिन मास मूवमेंट होगा तो बस ग्रेविटी की वजह से ही होगा। ग्रेविटी इज द मेन थिंग इन द मास मूवमेंट। अब मास जो है वो दो तरीके से मूव कर सकता है, धीमे 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 और तेज एकदम से तेजी से, धीमे धीमे और एकदम तेजी से। तो धीमे में हमें पढ़ना है दो चीज़ें, क्रीप और सॉलिफ्लक्शन। पढ़ लेते हैं, उसके बाद रैपिड में आता है, ठीक है। क्रीप और सॉलिफ्लक्शन। भाई ये क्या हो गया? ये तो वीडियो चल गया क्या ये? भाई मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो तुम क्यों पढ़ा रहे हो? शांति से बैठो, यहाँ पे टीचर पहले से मौजूद है, ये ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो ये है सॉयल क्रीप। सॉयल क्रीप में क्या होता है, धीरे 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 जो है मिट्टी मूव करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे। अब देखो जब धीरे धीरे, जब बहुत ही कम स्लोप हो, आपने देखा होगा ये जो खंबे वगैरह हैं कभी सीधे हुआ करते थे लेकिन अभी टेढ़े हो गए। आपने टेढ़े हुए देखा? नहीं देखा आपने टेढ़े होते हुए। लेकिन धीरे 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 वो मिट्टी मूव कर रही थी, इसकी वजह से वो पोल भी, खंबा भी टेढ़ा हो गया। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, तो मिट्टी रेंग रेंग के इसको टिल्ट कर दी। ओके, अब आते हैं सॉलिफ्लक्शन। ये तो सबको समझ में आ जाता है, क्रीप मतलब रेंगना। सॉलिफ्लक्शन क्या होता है इसको समझना ध्यान समझना, इसको बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। मिट्टी बड़ी है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे
जैसे जब हम लोग जैसे एजड हो जाते हैं, जैसे उम्र दराज हो जाते हैं, तो हमारी जो खाल है वो लटक जाती है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो खाल लटक जाती है, जैसे गालों की ऊपर ही खाल लटक जाएगी, है ना। जैसे गाल है, ऊपर ही खाल लटक जाएगी। ऐसे नहीं लग रहा, कुछ फील आ रहा है तुमको, जैसे लटक सा गया, ऐसे लटक सा गया कुछ, देखो है ना, लटक सा गया ऐसे, कुछ कुछ बहा सा है, ऐसा कुछ ऊपर से बहा है। बहा है, धीरे धीरे बहा है। क्या बहा है? मिट्टी बही है। कैसे बही है? ठंडे इलाकों में जहां बर्फ जमी रहती है, वहां पे जब धूप पड़ती है दिन के समय में, बर्फ यहां भी जमी है, बीच में भी जमी है, नीचे भी जमी है, मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी भी है, ठीक है, समझना। यहां की पिघल गई क्या? बर्फ पिघल के पानी इसमें मिल जाएगा, थोड़ा सा सैचुरेट हो जाएगी ये पानी से, संतृप्त हो जाएगी पानी से, पानी मिल जाएगा। अब पानी किसी चीज मिला दोगे तो वो मूव नहीं करेगी क्या? हाँ करेगी तो, लेकिन ये तो अभी भी जमी हुई है, ये तो अभी भी जमी। क्यों? सनलाइट नीचे तक थोड़ी ना गई है, बर्फ तो पूरा जमी होगी नीचे तक, लेकिन सनलाइट नीचे तक थोड़ी ना पेनिट्रेट करी, ऊपर ही ऊपर पड़ी है। और जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ पर इतनी जोर की तो सनशाइन नहीं पड़ेगी कि नीचे तक जाएगी, तो क्या होगा? ये तो मूव कर जाएगा, ये तो मूव कर जाएगा, लेकिन नीचे वहीं रहेगा, नीचे जहाँ बर्फ जमी वो वैसे ही रहेगा, और ये चीज़ ऊपर ऊपर वाली मूव कर जाएगी। तो सोलिफ्लक्शन कहाँ होता है? परमाफ्रॉस्ट रीजन में, जहाँ बर्फ जमी होती है। समझ गए? ये है इसमें एकदम फंडा। क्या? परमाफ्रॉस्ट लिख के देगा तो परमाफ्रॉस्ट इज अ कीवर्ड। अब परमाफ्रॉस्ट में जहाँ बर्फ जमी होती है वहीं क्यों होता है? समझ में आ गई चीज़? सर प्लेट मूवमेंट इज नॉट अ मास मूवमेंट। शिवम यादव, वो शिवम यादव इधर आओ बेटा। प्लेट मूवमेंट इज नॉट अ मास मूवमेंट बेटा, प्लेट मूवमेंट मास मूवमेंट होगा, है ये जो प्लेट मूवमेंट मास मूवमेंट होगा भाई। मास, वो मास मूवमेंट हम किस में पढ़ रहे हैं? एक्सोजेनिक में पढ़ रहे हैं सर, एक्सोजेनिक में, यानी जो बाहर की ओर लग रहे हैं। प्लेट मूवमेंट अंदर की ओर हो रहा है, और वो बड़ा धीमे धीमे हो रहा है। वो किसी चीज़ का, वो सॉयल रॉक है तो है नहीं ना, सॉयल रॉक और जो अदर डेब्री जो पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, उसके मूवमेंट को बोलते हैं मास मूवमेंट, ठीक है। प्लेट के मूवमेंट को आप मास मूवमेंट नहीं बोलते हो। और अगर ठीक है कि सर वो भी तो स्लो है, वो स्लो नहीं है ना, वो एक्सट्रीमली स्लो है वो भाई। मिट्टी तो, अब तुमको लगता है ऐसे खंबे वंबे मूव करते हैं ये, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो खंबे वगैरह मूव कर देते हैं, कितने साल हो सकता है कि आपने देखा हो, 5-6 महीने बाद, बरसात के बाद मूव कर दिया। प्लेट्स को भाई आप पूरा, आपका पूरा जीवन कट जाएगा, मान लेते हैं आप 100 साल भी जीते हैं, तो भी वो मुश्किल से हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर ही मूव करें, 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, ना के बराबर। तो उसको उसमें नहीं रखना है, ठीक है, प्लेट मूवमेंट को इसमें। ओके ठीक है, अब आते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई किसी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है स्लो वाले में कि क्रीप क्या होता है? धीरे धीरे रेंगना सॉइल का। और सॉलिफ्लेक्शन क्या होता है? सॉलिफ्लेक्शन होता है, वो भी धीरे धीरे होता है, लेकिन वो परमा फ्रॉस्ट रीजन पे होता है। ओके ठीक, समझ में आ गया। चलो, तो अब आते हैं रैपिड पे। रैपिड मतलब बड़ी तेज़ी से, ये तो धीरे धीरे हो रहा था, इसके कंपैरिजन में बड़ा तेज़ होता है। भूस्खलन, हिमस्खलन पहले ही समझते हैं। अब आप देखते हो कि एकदम से ही तो होता ही है, जैसे कि भूस्खलन हो गया, तो ऐसे तो नहीं, धीरे धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे हो रहा होता तो लोगों की जानें क्यों जाती भैया भूस्खलन और एवलांच में? ये भूस्खलन होता है जो नीचे होगा, मान लो कहीं नीचे एक और रोड जा रही होगी, वहाँ एकदम से पूरा मलबा गिरा होगा, मलबे के उसमें आ जाते हैं, गाड़ी वगैरह आ जाते हैं कि नहीं मलबे के चपेट में, ये पूरा ये गिर रहा है। अब हिमालय में बहुत लोग चढ़ाई कराने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं ट्रैकिंग के लिए? एकदम से गिरा, काफ़ी लोग की जान चली जाती है और कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से हुआ ना, हमला अचानक होता है, इसमें आराम आराम से नहीं होता। कि आराम आराम से अगर हो रहा होता तो जाने थोड़ी ना जा रही होती। अब किसी की जान जाती है क्या जब क्रीप में या सॉलिफ्लेक्शन में? एकदम से जब मूवमेंट होता है, जब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो होता है। और क्योंकि एक मास का मूवमेंट हो रहा है तो बहुत भयंकर वो होता है एकदम। तो लैंडस्लाइड हो गया, अवलांच एक तरह के हैं। अब आते हैं अर्थ फ्लो और मड फ्लो होते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये है मड फ्लो, ये है अर्थ फ्लो।
ये है अर्थ फ्लो, ये है मड फ्लो, ठीक है। तो जनरली ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वाटर सैचुरेटेड रीजन्स में, वो भी जैसे वो भी अगर हम देखें, ठीक है, एक सेकेंड। वाटर सैचुरेटेड का मतलब है जो पानी से संतृप्त हो चुके हैं, ठीक है। बस 5 मिनट का और लेक्चर बचा है, आज काफ़ी छोटा लेक्चर है आपका, ठीक है। तो वाटर सैचुरेटेड जो रीजन होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, जो पानी से सैचुरेट हो चुके हैं। और वो जब एकदम से नीचे जाते हैं पानी से सैचुरेट होने के बाद, तो उसको अर्थ फ्लो या मड फ्लो बोलते हैं। सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, अलग क्या है? अर्थ फ्लो थोड़ा सा धीमे होता है जनरली, मड फ्लो के कंपैरिजन में एकदम से होता है फास्ट। या ये इन एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर होता है। एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन का मतलब क्या होता है सर? वनस्पति की कमी। वनस्पति की कमी मतलब यहाँ पेड़ पौधे सब कुछ नहीं होंगे और एक घाटी टाइप होगी, तो एकदम से घाटी से एकदम से पूरा अगेन, ठीक है, हमारा इसको बौदा बोलते हैं। एकदम से क्या होगा, वो मिट्टी पानी सब मिल के एकदम से जब वो करेगी, ये फास्ट होता है इसके कंपैरिजन में। ध्यान रखना, ये अर्थ फ्लो मड फ्लो दोनों फास्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन दोनों को कंपेयर जब कर रहे हैं तब अर्थ फ्लो स्लो है, ध्यान रखना इस कंपैरिजन में। और ये कब होता है? एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, और इसमें ज़्यादा सैचुरेशन होता है, ठीक, क्लियर है। यानी कि जो आपका मड फ्लो होगा इसमें सैचुरेशन लेवल ज़्यादा होगा, सैचुरेटेड विद वाटर, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट? अर्थ फ्लो में क्या है, एक बड़ा सा हिस्सा पूरा जो है इस तरीके से मूव किया। ये उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते जितना कि लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड बहुत ही स्टीप स्लोप में होता है, ये उतनी स्लोप नहीं होती, बहुत भयंकर स्लोप नहीं होती अगर हम बात करें लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड बहुत तेज़ होते हैं, अर्थ फ्लो और मड फ्लो इतने तेज़ नहीं होते हैं। जब बहुत ज़ोर की बारिश होती है तो ये जो है मूव कर जाते हैं, पूरा ये ऐसे धंस जाता है। यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड में क्या हो रहा था, लैंडस्लाइड में आप सोचो ये कितना जोर का मूव किया होगा नीचे, ठीक है, जो आप यहाँ पे लैंडस्लाइड देख रहे हो, ठीक है, क्लियर। अर्थ फ्लो क्योंकि सैचुरेट हो गया, पानी से गिर गया, ये इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होता है और वेजिटेशन की कमी होती है। एंड दी लास्ट थिंग इज जो हमें पढ़नी है, दिस इज कॉल्ड एज स्लम्प, इसको बोलते हैं स्लम्प। इसमें बैकवर्ड रोटेशन होता है। कैसे बैकवर्ड रोटेशन होता है? तो ये आप देख रहे हो एक स्कूप सा बना हुआ है, जैसे कि आप आइसक्रीम जब खाओ ऐसे डब्बे से, उसमें पूरा ऐसे चम्मच से निकालो तो इस तरीके का आकृति नहीं बन जाएगी, ऐसा स्कूप सा। तो जब जहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, तो जो भी मास होता है वो ऐसे टॉपल डाउन करके गिरता है, वो टॉपल डाउन करके गिरता है, बैकवर्ड रोटेशन होता है उसका, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पे होती ही है उसका बैकवर्ड रोटेशन हो जाता है, क्योंकि इस तरीके का उसका शेप ही है स्कूप जैसा, कि उसमें बैकवर्ड रोटेशन हो जाएगा। सिंपल ये कीवर्ड बस याद रखना, स्लंप में ख़त्म। इस बार आई थिंक सीजीएल में किसी ने बताया भी था, अभी तो आंसर की नहीं आई है, मोस्ट प्रोबेबली परसों आ जाएगी आपके आंसर की। तो उसमें ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि बैकवर्ड रोटेशन से क्या गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्लंप बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है कि जब वो गिरेगा तो इस तरीके से टॉपल हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा वो, क्लियर, ठीक। वी आर डन। बस ये लास्ट स्लाइड है, दैट इज इरोजन। इरोजन का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्री थ्रू जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड वेव्स। अब मुझे पता है तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा पक्का, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने चीज़ क्या बताई थी वेदरिंग में? वेदरिंग इज़ एन इन सितु प्रोसेस। चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, चट्टान वहीं पे टूट गई, चट्टान है, चट्टान वहीं पे टूट गई, टूट गई, चट्टान यहाँ पे टूट गई और गाना गाने लगी, मैं टूट के सनम, ठीक है। लेकिन वाटर आया, ग्लेशियर आया या सी वेव आई, और उसने क्या बोला? उठा ले जाऊंगा तुझे मैं अपने साथ, डोली वोली में मान लो या फिर जैसे भी, लेकिन अब ये गाना चलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक्स सितु प्रोसेस होगा। कैसे एक्स सितु होगा? क्योंकि जो भी आएगा ये आपका वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव, उसका कुछ ना कुछ उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब किसी चीज़ के मूवमेंट से कोई एनर्जी जनरेट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा, किसी चीज़ की गति की वजह से, इनमें गति है, ये आएंगे और इसको उठा ले जाएंगे और कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे जाके।
अब याद करो, सेडिमेंटरी रॉक ट्रांसपोर्ट करके कहीं डिपॉजिट पे तो होगा, और डिपॉजिट होगा क्या बन जाएगा, ऐसे फिर डिपॉजिट होगा, फिर डिपॉजिट होगा, फिर डिपॉजिट होगा, यही पढ़ाया था। लिथेफैक्शन हो जाएगा, लेयर्ड फॉर्म में कौन सी रॉक बन जाएगी, सेडिमेंटरी रॉक। हो गया इरोजन। डाउट तो नहीं है वेदरिंग में? पहले वेदरिंग हुआ, पहला स्टेप था, पहला स्टेप वेदरिंग हुआ, टूट गई, ठीक है, टूट गई। अब पानी वानी आया, उसको बहा के ले जाएगा। अगर वो ग्रेविटी की वजह से हुआ है, ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी हवा जो होती है, सॉयल होती, सबको उठा के ले जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। लेकिन अगर पानी, अगर मैं यहाँ बात करूँ अर्थ फ्लो मड फ्लो में, तो क्या हो रहा है, वो जो मास है वो पानी को लेके जा रहा है। चलो भैया पानी नीचे चलते हैं, ग्रेविटी वो बुला रही है, सब लोग आ जाओ नीचे। यहाँ पे क्या है, पानी जो है, पानी खुद लेके जा रहा है, पानी खुद लेके जा रहा है यहाँ पे, वो जो चीज़, जो रॉक टूटी है उसको। तो अब इस चार्ट पे आओ जरा, अब समझ में आएगा आपको। ये जो चार्ट था, जब आप पढ़ चुके हो तीनों चीज़ें, तो ये रॉक का टूटना है आपको पता है, वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट बट इट एड्स द मास मूवमेंट पता है आपको, ये एक्सितु प्रोसेस अभी पता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें मूवमेंट हो रहा है, उसकी ओरिजिनल प्लेस चेंज हो रही है। एजेंट क्या होते हैं, इरोजन के एजेंट क्या होते हैं, कटाव परिवहन के क्या एजेंट होते हैं, हवा, वाटर, हिमनद यानी ग्लेशियर, जो सी वेव्स हैं यानी कि जो समुद्र की जो वेव्स धाराएं चलती हैं वो। अब इन सब से क्या क्या लैंड फॉर्म बनते हैं, क्योंकि जब ये पानी जाएगा तो किसी चीज़ को तोड़ेगा, और उस जिस चीज़ को तोड़ा उसको कहीं पे जाके डिपॉजिट करेगा, उस चीज़ को कहीं पे डिपॉजिट करेगा, और डिपॉजिट करेगा तो डिपोजिशन होगा, तो एक अलग तरह की आकृति बनेगी, जो हम कल पढ़ेंगे लैंड फॉर्म में। दो तरीके का, इरोजन लैंड फॉर्म और डिपोजिशन लैंड फॉर्म, ड्यू टू विंड, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब पढ़ेंगे कल, ठीक। और कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करना, बहुत टफ लोगों को लगता है। अगर वो आपने मतलब नहीं किया और फिर कहीं से भी आप करेंगे ना, आपको समझ आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल का तो मिस मत करना, क्योंकि कल का तो काफ़ी लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन हम सिंपल टर्म्स में उसको पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आज का लेक्चर में नहीं इंक्लूड किया। नहीं, मैं हर बार तीनों बैचेस में साथ में ही पढ़ाया हूँ इसको, ठीक है। अब इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है वेदरिंग में, ग्रेविटेशनल, मॉलिकुलर स्ट्रेस या केमिकल एक्शन। ग्रेविटेशनल स्ट्रेस हो सकता है, मॉलिकुलर स्ट्रेस हो सकता है, केमिकल एक्शन है, याद है आपको, इससे आपका फिजिकल वेदरिंग हो रहा था, इससे आपका केमिकल वेदरिंग। मास मूवमेंट में मेनली आपका ग्रेविटी होता है, हमने देखा ग्रेविटी की वजह से मास, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता है, किसी चीज़ के मूवमेंट की वजह से एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो हवा भी मूव करती है, पानी मूव करता है, ग्लेशियर भी मूव करता है, भले धीरे धीरे करता हो लेकिन ग्लेशियर भी मूव करता है। वी आर डन विद द लेक्चर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। छोटा था आज का लेक्चर, अब क्वेश्चन करते हैं, किए जाएँ क्वेश्चंस। समराइज़ किया तो था भैया, अभी पल पल में समराइज़ कर दें, ये कहाँ चल रहा था, समरी तो चल रहा था, इसको समराइज़ कर दें, मास मूवमेंट को चलो समराइज़ कर देते हैं। सर डिपोजिशन भी तो होता है, हाँ तो हमने कब कहा नहीं होता है। सर प्लेट्यूज तो वोल्केनो से बने हैं, फिर एपेरोजेनिक कैसे बताएंगे, एपेरोजेनिक कैसे भाई, वोल्केनो से कौन सा प्लेट्यू, अब आप आई थिंक डेक्कन प्लेट्यू की बात करोगे, वो है वोल्केनिक का, लेकिन पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू थोड़ी ना वोल्केनिक है, पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार थोड़ी ना वोल्केनिक है, सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू एक जो पार्ट है वही है सिर्फ। लैंडस्लाइड और इरोजन में डिफरेंस क्या है? लैंडस्लाइड का मतलब है जमीन का हिस्सा टूट गया। क्यों टूट गया? ग्रेविटी ने बुला लिया, क्योंकि बहुत बोझिल हो गया था तो ग्रेविटी ने बुला लिया, आ जाओ बेटा नीचे आ जाओ। इरोजन में हवा, पानी, ग्लेशियर, ठीक है, हवा, पानी, ग्लेशियर ये सब लेके जा रहे थे, हवा, पानी, ग्लेशियर, सी वेव ये सब लेके जा रही हैं, ग्रेविटी ने उनको नहीं बुलाया, पानी लेके गया, ग्लेशियर लेके गया, वो है इरोजन। और किसी कोई डाउट? ये स्लम्प किस में आएगा? स्लम्प सर फास्ट रैपिड वाले में ही आएगा, ठीक है, जो स्लम्प है वो रैपिड वाले में ही है, रैपिड में। स्लो में आएगा क्रीप एंड सॉलिफ्लक्शन, डेब्री एवलांच हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थ फ्लो हो गया, मड फ्लो हो गया, स्लम्प हो गया, ये सब मास मूवमेंट में, रैपिड मास मूवमेंट में आएगा, रैपिड वाले में। एवलांच रिपीट कर दो, जिस तरीके से ज़मीन गिरती है उसी तरीके से बर्फ़ का जो पहाड़ एक तरह से गिरता है, बर्फ़ जब गिरती है उसको हम बोलते हैं एवलांच।
अरावली कैसे बने हैं, वो भी फोल्ड से ही बने हैं, वो भी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, वो भी फोल्ड माउंटेन है। लेकिन अभी क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस के लगने की वजह से बहुत वो हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम सीधा दिमाग के अंदर घुसा है, अच्छा। स्लम्प में पीछे की तरफ, अब क्या आपको समझ नहीं आ रहा, मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, हिंदी में तो बोल रहा हूँ कि ये इस तरीके का शेप होता है तो पीछे की ओर पलट जाता है, ये पलट जाता है, उसको हम बोलते हैं स्लम्प, ठीक है। आई थिंक आप ये शायद पूछ रहे होगे कि स्लम्प को हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट। तो स्लम्प को हिंदी में शायद क्या बोलते हैं, अरे नाम याद नहीं आ रहा, स्लम्प को क्या बोलते हैं, किसी को पता है, खिसकना ही होगा, या तो आई थिंक स्लम्प ही बोलते होंगे हिंदी में भी, हिंदी में भी इसका नाम स्लम्प ही होगा, ऐसा कुछ अलग से नहीं होगा, नहीं तो अगर होता तो मुझे याद आ जाता, ठीक है, होता नहीं है इसमें, ठीक। चलो भाई, तो अब आगे बढ़ें, और जिन लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्विजेज, वीकली क्विज, हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स सब कुछ चाहिए हो टेलीग्राम का एक्सेस, तो आप यहाँ पे हाँ बैच में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये कॉम्बो बैच है जिसमें कि आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, 4.0 भी और इंग्लिश भी, ऑलराइट। थैंक यू। इसके लिए कूपन है फरमार 4.0। थैंक यू कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और कल हम करेंगे लैंड फॉर्म। ये आप आज समझ लो कि वार्म अप हुआ, इससे भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इससे आप ये समझ लो कि इस टॉपिक से अभी जो एग्ज़ाम हुआ स्टेनो वगैरह में, उसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो बने ही होंगे, ठीक है। ठीक, चलो करो ज़रा, लेकिन सबसे पहले घबराना नहीं है आपने, ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त। Consider the following statement with reference to salt weathering. Salt in rocks expand due to thermal action, hydration, and crystallization. Salt like calcium, sodium, magnesium, barium have a tendency to expand. Salt weathering is a typical example of chemical weathering. CAPO 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सही करें और सीधा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पाएं तुरंत अभी, ठीक है। सर ये जो खेत में काम कर रखा है उसको ज़्यादा आसानी से समझ आता है, अच्छा। एक्सफोलिएशन एक्सप्लेन कर दीजिए, वाह। एक्सफोलिएशन का भैया का मतलब होता है जैसे कि ये रॉक होती है, ऊपर की लेयर हट गई, ऊपर की, जैसे कि तुम गए बाहर धूल धक्कड़, एक्सफोलिएशन होता है भैया। ये जो कुछ लड़कियों वगैरह को पता होगा अच्छे से, ये वो जो ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं वहाँ एक्सफोलिएशन शायद होता है इस तरीके से कि भाई वो कुछ तो लगाते हैं क्रीम जैसा कुछ, और धीरे से वो पूरी लेयर ऊपर की हटा देते हैं और आपकी चमचमाती स्किन बाहर निकल आती है। ऐसे ही ऊपर में जब ये वेदरिंग हो जाती है रॉक की, तो ये हट जाती है पूरी, और ये चमचमाती हुई, ये हट गई तो चमचमाती हुई निकल आती है पूरी, ठीक है। एक्सफोलिएटेड डोम बोलते हैं उसको। तो ये भी सही है, लेकिन सॉल्ट वेदरिंग जो है आपकी, हमने पढ़ा था फिजिकल वेदरिंग में पढ़ा था, ना कि केमिकल में। केमिकल में हमने क्या पढ़ा था, केमिकल में सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, शन 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 आ रहा था, शन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, देखो, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, यहाँ शन तो है नहीं, फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉल्ट वेदरिंग इज ऑल करेक्ट। लवण अब 6 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है, तो बताइए। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस। सभी लवण, अब 6 प्रक्रियाओं में लवण क्रिस्टलन सबसे अधिक प्रभावी है। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। आग्नेय शैलों की तुलना में अवसादी शैलों में लवण क्रिस्टल रवों में वृद्धि क्रिस्टल ग्रोथ अधिक प्रभावी होता है, बताइए। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस, ट्रू। बताया था मैंने आपको, सॉल्ट वेदरिंग में सबसे इफेक्टिव होता है सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिस्टल्स बनते हैं, एक्सपेंशन होता है। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक, तो ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। Exfoliation in rocks can occur due to forces induced by carbonation, oxidation, temperature changes, बताइए सर जी। एक्सफोलिएशन किस वजह से हो सकता है, कार्बोनेशन से होगा, ऑक्सीडेशन से होगा, या टेम्परेचर चेंज से होगा, किससे होगा, जल्दी से बताओ। अगर ध्यान से लेक्चर को सुन रहे होगे तो याद आएगा आपको कि क्यों हो रहा था। याद करो, फिजिकल वेदरिंग में हमने पढ़ा था एक्सफोलिएशन। फिजिकल वेदरिंग में जब टेम्परेचर क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन हो रहा था, उसकी वजह से, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल से ये भी दिमाग लगा सकते हो
कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोनेशन भी होगा, क्योंकि दोनों एक तरीके से देखें तो हम केमिकल वेदरिंग के प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है नहीं, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 ओनली, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कैसे। सॉलिफ्लेक्शन इज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फ्लो दैट इज नोटिस्ड इन। अब देखो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, सॉलिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? विशेष प्रकार की मृदा प्रवाह वाली भू आकृति प्रक्रिया, मृदा सर्पण, सॉलिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदा सर्पण। तो मृदा सर्पण कहाँ पे देखने को मिलेगा? बता दो जल्दी से। मृदा सर्पण परमाफ्रॉस्ट रीजन में, जहाँ पे बर्फ जमी हो, ठीक है, बर्फ जमी हो। अगला क्वेश्चन करो। कर लिया, चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग? कार्बोनेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस भी होता है, हाइड्रेशन के अंदर रख सकते हैं। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ अभी हमने पढ़ा है, फिजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग? अगेन वही सेम क्वेश्चन ही है क्या? अच्छा, क्वेश्चन सेम ही है लेकिन एग्जाम अलग है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही फायदा होता है PYQs लगाने का। तो ये भी होता है, एसिड एक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। एसिड एक्शन पढ़ा था हमने, एसिड एक्शन मतलब वही कार्बोनेशन रख सकते हो, ठीक है। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होती है। करो अगला क्वेश्चन। कर लिया, चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक? पानी से फूल जाते हैं, बेसिक उड़ जाते हैं, क्या होता है उसको? हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स अप टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज दे टेक अप वाटर एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक? बिल्कुल, ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सी बोलेंगे, कार्बोनेशन में तो ना आता है H2O और CO2 का मिलन होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जहाँ पे एक नया मिनरल बन जाए, न्यू मिनरल फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, न्यू मिनरल फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है नहीं आपका, ठीक है। अगला है, करो 12th। एन एवलांच इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर? एवलांच, हिमदाव, क्या है? एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक या बायोलॉजिकल? वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय या फिर जैविक? पहली बात तो तुम बता दो ये किस तरीके का मास मूवमेंट है, रैपिड है या फिर स्लो है? रैपिड मास मूवमेंट है, स्लो मास मूवमेंट है? तो भैया एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन वहाँ हवा चलती है, बारिश होती है। एवलांच जो है टेरेस्ट्रियल, स्थलीय है, जमीन में होता है ना, ये हवा में तो होता नहीं है ना, पानी के अंदर होता है। भाई बर्फ जो है पानी के अंदर तो ऐसा है नहीं, ना ही बायोलॉजिकल है, जैविक नेचर का, टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है। और ये कैसा है आपका? रैपिड मास मूवमेंट है ये, ओके, रैपिड मास मूवमेंट। 13th, व्हाट इज डफ? डफ क्या है? पार्शली डिकम्पोज लिटर, वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक, नो 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 नो, वेदर्ड रॉक को नहीं बोलते, ये आपका होगा पार्शली डिकम्पोज लिटर। जो भी ये सब ये हम पढ़ेंगे वहाँ पे, ह्यूमस वगैरह जब पढ़ेंगे ना, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ वत्तियाँ होती हैं, सब जब गिर जाती हैं तो उसी को बोलते हैं डफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग? अगेन केमिकल वेदरिंग कौन सा नहीं है, इसमें कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय नहीं है? सोल्यूशन, हाइड्रेशन, रिडक्शन, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, याद करो, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, तुषार वेजिंग, किसकी हो रही थी? जम रही थी, बर्फ पिघल रही थी, जम रही थी, पिघल रही थी। फ्रीजिंग एंड थॉइंग, थॉइंग का मतलब होता है पिघलना, हिम द्रवण, ठीक है, हिम द्रवण फिजिकल में आएगा। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, शैल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते और रूपांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉज्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शन। अपक्षयन जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, रॉक में बदलाव क्यों आता है? क्योंकि रॉक टूटती रहती है, टूटती है, इन सितु होता है, फिर कोई आता है उसको बहा के ले जाता है, उठा के ले जाता है डोली में, ठीक है, तो इरोजन हो गया वो। एंड मेटामॉर्फिक जो एक्शन हो गया, मेटामॉर्फिक एक्शन का मतलब है कि प्रेशर बहुत पड़ा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक है, तो उस तरह से उसका, उस वजह से उसका फॉर्म चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होती है, याद है आपको? मेटामॉर्फोसिस, चेंज इन फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज? जो तप्त उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में अपक्षयण के सर्वाधिक व्याप्त रूप की संभावना निम्नलिखित में से किसकी है? हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट, डेजर्ट है। लीचिंग कब होता है? लीचिंग तो भैया तब होता है जब पानी पड़ता, भी बताया था, निछालन, पानी पड़ता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स धुल जाते हैं, लेकिन ये तो डेजर्ट है, यहाँ पर बारिश तो होगी नहीं।
बायोलॉजिकल का मतलब होता है वही हमारे जैसे कि रूट्स वगैरह हो गई, है ना, ये सब जानवर वगैरह वगैरह, रोडेंट और ये सब वगैरह हो गया, तो उसको उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल। तो अगर हम देखें पेड़ वगैरह ज़्यादा कहाँ उगते हैं या फिर काई वगैरह ज़्यादा कहाँ लगती है, यहाँ बारिश, कहीं हमको देखा डेजर्ट में काई लग रही है कहीं देखा डेजर्ट में तुमने काई लगते हुए, शैवाल लगते हुए, अलगे लगते हुए? बिल्कुल नहीं। अच्छा केमिकल, थोड़ा सा ध्यान से सोचना, केमिकल वेदरिंग कहाँ हो रही थी? आप बताओ केमिकल वेदरिंग कहाँ हो रही थी? केमिकल वेदरिंग में क्या था? हाइड्रेशन, पानी पड़ रहा था, सोल्यूशन, पानी पड़ रहा था, हाँ यही तो हो रहा। कार्बोनेशन, पानी पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था, सोल्यूशन में घुल रहा था। हाइड्रेशन में पानी ले रहा था, फूल रहा था, सिकुड़ रहा था, फूल रहा था, सिकुड़ रहा था। जिप्सम याद करो। कार्बोनेशन, पानी बरसा, CO2 लिया एटमॉस्फेयर से, कार्बोनिक एसिड बना दिया। मतलब कहीं ना कहीं पानी का रोल तो है इनमें। अब बचा क्या? मैकेनिकल, यांत्रिक। ठीक है, क्लियर? यांत्रिक मतलब वही फिजिकल, समझ सकते हो, फिजिकल वेदरिंग जो पढ़े थे कि धूप बहुत पड़ रही है तो अनलोडिंग एक्सपेंशन से, टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन से। ये बताया था कि नहीं, राजस्थान के एग्जांपल दिए थे कि धूप पड़ रही दिन में, रात में एकदम ठंडी पड़ रही है तो एक्सपैंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, फटीग हो गया, उसमें रॉक टूट गई। ठीक है, तो उसी को मैकेनिकल बोलते हैं जो फिजिकल हमने पढ़ा था। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? अब क्षण, ब्रज, क्षरण, अपर्दन और परिवहन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के सूचक हैं? बताइए भाई। अपक्षरण मतलब वेदरिंग, बृहद क्षरण मास वेस्टिंग, और इरोजन यानी परिवहन, अपर्दन और परिवहन, अपर्दन उसको बोलते हैं। ठीक है, अपर्दन और अपक्षरण। तो डेन्यूडेशन, एंडोजेनिक प्रोसेस, डाइस्ट्रोफिज्म, माउंटेन बिल्डिंग। मैंने आपको बताया था डाइस्ट्रोफिज्म मतलब वो एंडोजेनिक, मैंने बताया था कि नहीं बताया? तुम मुझे बताओ। मैंने बताया था कि एंडोजेनिक मतलब डाइस्ट्रोफिज्म। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग क्या बोलते हैं इसको जरा बताओ? डेन्यूडेशन और डाइस्ट्रोफिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म मतलब बन रहा है, डेन्यूडेशन मतलब बिगड़ रहा है, अनाच्छादन। ठीक है, और माउंटेन बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? ओरोजेनिक। और एपीरोजेनिक क्या है? जो बाकी का जो अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट हो रहा है अप डाउन, वो होता है। इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व, नहीं करना है अभी, ठीक है, ये भी पढ़ा नहीं है। द प्रोसेस ऑफ वेयर बाई सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर, एक्सपैंड एंड चेंज इज कॉल्ड एज। उस प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं? इसमें कुछ खनिज जल को अवशोषित करते हैं, प्रसारित होते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं। बताओ। अब है आसान? नहीं, तुम बताओ, है आसान? वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, क्या? हाइड्रेशन। सीधा जिप्सम को रिकॉल किया करो, एनहाइड्रेट है मतलब कैल्शियम सल्फेट है, पानी लिया, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिप्सम बन गया। ठीक है, ये कर लिया यूपीएससी क्वेश्चन। कोई एक सिंगल क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें दिक्कत हुई हो? तुम बताओ मुझे, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी था तुम्हें दिक्कत हुई? तुम भैया यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो और तुम हमसे पूछते हो सर पीसीएस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? Which of the following is a scientific discipline concerned with the description classification of Earth's topographic features? Topographic features, बाहर की जो विशेषताएं, क्या होगा? एसएससी तक तो ठीक था, यूपी बीसीएस में भी अपना दबदबा बना लिया है। देखें पेपर शेयर करेंगे जब का वो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें क्वेश्चन शेयर करेंगे अगर इसके मिलेंगे तो। ठीक है, तो भैया क्या अभी पढ़ा हमने कुछ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और इथोलॉजी क्या होता है? जो एनिमल बिहेवियर की स्टडी होती है, एनिमल बिहेवियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का क्वेश्चन है इसी बार का। आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रक्चरल और लैंड यूज मेजर दैट कैन इफेक्टिवली हेल्प मिटिगेट दिया। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है यार, ये इसका खोले निदान इससे नहीं है, ये मेरे लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का है। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि इनमें से किसे संरचनात्मक या भूमि उपयोग उपाय के रूप में पहचाना गया है जो भारत में बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करता है। एनकरेज सेटल प्रमोट फर्दर ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिवर। तुम खुद सोचो, जहाँ बाढ़ आ रही है वहीं पे तुम लोगों को रहने के लिए बोल दोगे तो डिजास्टर बढ़ नहीं जाएगा। रिमूव ह्यूमन एनक्रोचमेंट फ्रॉम चैनल्स एंड बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से लोगों को हटाओ जहाँ पे वो रिवर चैनल है। जैसे रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है, वहीं पे लोग अगर घर बसाएंगे उसी किनारे तो ज़्यादा चांसेस है डिजास्टर के। सिंपल, तो ऑप्शन नंबर बी। विच जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर मेनली एक्सप्लेन्स वाई द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये देख रहे हो कितना लेटेस्ट क्वेश्चन लिया गया, अभी जो एग्जाम हुआ है महीने भर पर भी नहीं हुए होंगे। वाई दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नहीं करना अभी, ये मतलब लेटेस्ट तो है लेकिन रेलेवेंट नहीं। स्टेनो में इसी बार के स्टेनो का भी बताया नहीं, ये जो नया पैटर्न आया है एडिक्विटी बेस्ड, तो उसमें ये अभी ये जो चैप्टर है ना, ये जो हमने आज पढ़ा और जो कल पढ़ेंगे उससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, देख लो। ये वही चार्ट है भैया, वही चार्ट है ये वेदरिंग।
काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है ना 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 वेदरिंग एक इन सितु प्रोसेस है, इसको ग्रेविटेशनल मॉलिकुलर और केमिकल एक्शन की ज़रूरत है ज़रूरत। ये हिंदी में लो सवाल, तुम ये बोलोगे ले लो RIP हिंदी मीडियम। अपक्षय द्रव्यमान संचलन, तो अपक्षय वेदरिंग के लिए गुरुत्वाकर्षण, आणविक तनाव और रासायनिक क्रियाओं की ज़रूरत पड़ती है। द्रव्यमान संचलन हो रहा है, मास मूवमेंट हो रहा है, मास मूवमेंट के लिए क्या भैया ग्रेविटी चाहिए थी। कटाव और परिवहन, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। आया 2 3 1, ठीक है। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं जिससे कि वियर एंड टियर होता है, ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस में रखते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस, D का 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर A, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसको कर दो अगेन, स्टेनो 2025, देख रहे हो इतना लेटेस्ट क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं, अब आग में खेल के लेके आए बेटा। तुम्हें पता है SSC का नोटिस है, कोई भी करवाए करोड़ों का जुर्माना लगेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो बेटा, करोड़ों का माल लीक कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, समझ रहे हो कि अगर कुछ हुआ तो इसे करोड़ों रुपए भरने पड़ेंगे मेरे को, लेकिन मैं तो तुम्हें क्वेश्चन करवा के मानूंगा। डाइस्ट्रोफिज्म इंक्लूड्स ऑल प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बनती हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर इन इन्फ्लुएंस और बाई सोलर एनर्जी इन टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स। सर ये टेक्टोनिक प्लेट तो अंदर होती है, तो सर बेटा टेक्टोनिक ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप, ढलान है वो, ग्रेडियंट पूरा पढ़ो, ढलान है वो, ठीक है। अब आंसर इसका क्या हो गया, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूँ, बोल दूँ स्टेटमेंट 1 है असर्शन, काफ़ी लोग देख रहे 14,000 से 4,000 गायब हो गए। चलो भाई चलते हैं इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्या ही रखा है क्वेश्चन में, और फिर आके रोना पीटना मचाएंगे, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। पिछली बार भी क्वेश्चन तो करवाई थे हमने UPSC वाले, लेकिन वो बाद में करवाया करते, तभी पहले करवाते हैं, तो उन्हीं का रोना मचा था। ये जो भागते हैं ना तुरंत, पता नहीं कहाँ भागना है, किससे मिलने जाना है, खैर ये मैंने बोल दिया, ये रीज़न है। अब तुम बताओ, 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला दोनों सही है और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, दोनों सही है और रीज़न गलत एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्या होगा A या B, बताओ A या B क्या होगा, बताओ जल्दी से। आप इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए 1 करोड़, अरे तो कर तो रहे हैं, इसीलिए, किसने बोला नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। तो भाई ये असर्शन रीज़न तो दोनों सही हो तो हमें पता ही है, लेकिन रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। डाइस्ट्रोफिज्म इंक्लूड्स ऑल प्रोसेस मूव, अब अगर रीज़न दे रहा होता कि एंडोजेनिक प्रोसेस डाइस्ट्रोफिज्म इस वजह से होते हैं, तो सही एक्सप्लेनेशन होता। ये बात कर रहा है एंडोजेनिक की, ये बात कर एक्सोजेनिक की, तो कहाँ से एक्सप्लेन कर रहा होगा उसको। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी बाय, ओके ठीक है, इन सितु एक्स सितु का कॉन्सेप्ट है, लेकिन है ये क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी का, ठीक है, लेकिन यहाँ इन सितु एक्स सितु वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। व्हाट इज द मेथड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोटेक्टिंग द होल इकोसिस्टम, जहाँ है वहीं पे अगर आप उसको कंजर्व कर लो, उसको इन सितु बोलते हैं, एनवायरमेंट का टॉपिक है ये। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन कॉल्ड एज, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है, फ्रॉस्ट एक्शन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन या मैकेनिकल वेदरिंग। विदाउट चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा इसमें, मैकेनिकल वेदरिंग हो जाएगा, एक जनरल टर्म बताओ, एक जनरल टर्म हो जाएगा मैकेनिकल वेदरिंग। ये NTPC इस बार का क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट का ठीक है, देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और सब में आ रहा है, रेलवे में भी आ रहा है, SSC में भी आ रहा है। व्हाट कैन हैपन इफ रॉक्स आर नॉट वेदर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ मिनरल्स, कि यदि पृथ्वी की सामग्री की गति के संदर्भ में चट्टानों का अपक्षय ना हो तो क्या होगा, मास मूवमेंट वुड बी मोर फ्रीक्वेंट, अगर रॉक टूटेगी नहीं तो मास मूवमेंट जल्दी जल्दी होगा। क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है इस चीज़ का। मैंने तो ये बोला था कि वेदरिंग भले इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर द मास मूवमेंट बट इट एड्स द मास मूवमेंट, मास मूवमेंट की सहायता करती है, तो अगर वेदरिंग होगा तो मास मूवमेंट ज़्यादा होने लगेगा, समझ आए। सॉयल फर्टिलिटी वुड इम्प्रूव, नहीं इम्प्रूव होगी, क्यों, इरोजन वुड इंक्रीज, इरोजन होगा ही नहीं। अब भैया तुम मुझे बताओ, पानी आ रही है, रॉक ऐसे पानी आ रही है, पानी चला जाएगा यहाँ से। अब अगर वो रॉक टूटी हुई है तो आराम से, क्योंकि वो रॉक डिसइंटीग्रेटेड है अपनी ओरिजिनल रॉक से, आओ भैया ले चलें तुमको, समझ रहे हो, तो इरोजन वुड बी इनसिग्निफिकेंट। सॉयल फर्टिलिटी का सर इससे करने देना बेटा, बहुत लेना देना है। रॉक थी, रॉक मिनरल से बनी थी, ये टूटेगी और टूटेगी, यही धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है सर, यही मिट्टी बनती है, चट्टान से ही मिट्टी बनती है,
ये सॉइल टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, तो समझ गया सर, चट्टान से ही मिट्टी बनती है। तो अगर चट्टान टूटेगी नहीं तो मिट्टी कहाँ से उतनी ज़्यादा बनेगी, तो सॉइल फर्टिलिटी उतनी इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है। विच टाइप ऑफ वेदरिंग इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द एनरिचमेंट ऑफ बॉक्साइट एंड अदर ओर्स। तो जो बॉक्साइट होती है, अभी हम जब मिनरल टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, एल्यूमिनियम का एक ठीक है ओर होता है। तो कौन सी टाइप ऑफ वेदरिंग है जो बॉक्साइट और बाकी और की एनरिचमेंट करती है, उनमें वो डालती है, एनरिच करती है। भाई बायोलॉजिकल तो कैसे ही कर पाएगी एनरिचमेंट, ग्लेशियल भी नहीं करेगी, मैकेनिकल भी नहीं करेगी, केमिकल वेदरिंग करेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल्स ऑल्टर होंगे, उनका कॉम्पोजिशन चेंज होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, क्लियर है। जो सॉल्यूबल मिनरल्स हैं, जो सॉल्यूबल पार्टिकल हैं, वो सॉल्यूशन बन के वो बह जाएंगे, वो निकल जाएंगे। बचेगा क्या? सिर्फ एकदम पक्का ओर बचेगा। तो ओर के अंदर एल्यूमिनियम तो घुलेगा नहीं, जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो भी रॉक हैं, चट्टान जो सॉफ्ट है, जो मतलब का नहीं, वो बह जाएगा। बचेगा क्या? ओर। तो ओर का क्या हो गया? एनरिचमेंट हो गया, एनरिचमेंट हो गया उसका। समझ रहे हो कैसे एनरिचमेंट हुआ? जैसे इसमें एल्यूमिनियम है और बाकी क्या है, तो बाकी क्या है, वो इधर उधर हट जाएगा, चला जाएगा, पानी में घुल जाएगा, तो बचेगा क्या? वो बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ही बस मेटल ही मेटल चमचमाता हुआ मिल जाएगा, लेकिन उसका भी रिफाइनिंग तो करना ही पड़ता है। विच वेदरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द पीलिंग ऑफ रॉक लेयर्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। NTPC इसी बार का पील हो रहा है। और तुम बताओ तो जरा, और गलत आंसर तुमने दिया अगर, और देख के मत आंसर देना, बता रहे हैं हाँ, नहीं पाप लगेगा। छुट्टी दीजिए ना सर अब। हाँ तो जाओ, किसने मना किया है? छुट्टी है तुम्हारी, दिवाली की छुट्टी शुरू हुई यहाँ से तुम्हारी। सर आपकी आवाज़ धीरे आती है, सभी बोलो सर को। अच्छा मुकेश, ए हाँ, मतलब समझ गए हो तुम लोग, चलो अच्छी बात है। ए समझ रहे हो किस तरीके से पीलिंग हो रही है, जैसे वो क्रीम वीम के वो एडवर्टाइज आते हैं कि पील कर दो अपनी ऊपर, ना इस तरह का कुछ तो आता है। तो एक्सफोलिएशन, वो पील हो रहा है ऊपर का लेयर। 35 तक करेंगे, ठीक है। एक्सफोलिएशन इज द फॉर्म ऑफ, एक्सफोलिएशन क्या है? फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल है, मास वेस्टिंग है, बायोलॉजिकल है? बताओ अभी, बायोकेमिकल है, क्या है? क्या है? याद आएगा? ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेन? नहीं पढ़ा है, कल पढ़ेंगे। द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज मूव, बिल्ड, मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ। हमारे एक मैथ्स के सर थे, मैथ्स के सर क्लास 9th and 10th में, उसे बोलते थे, हमारे क्लास टीचर थे। यस क्लास, मूव मूव। पृथ्वी की पपड़ी के कुछ होता ना था, वो याद है तुम लोग को? लाइन में लग जाओ सभी लोग, लग गए ना? यस क्लास, मूव। ठीक है। तो डेन्यूडेशन, वेदरिंग, वॉल्केनिज्म, डाइस्ट्रोफिज्म। तो प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड अप, दैट इज कॉल्ड एज डाइस्ट्रोफिज्म। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। डेन्यूडेशन का मतलब वो अनाच्छादन हो रहा है, कटाव वटाव हो रहा है वो सब। ठीक है। डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्रेडेशन हो रहा है। ओके। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स द माउंटेन दैट माउंटेन विल रिसीव द ना 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 ना, ये भी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। विद रेफरेंस टू द फिजिकल फीचर, अभी पढ़ा ही नहीं है। चलो ठीक है। तो अभी आई थिंक ये आगे वाले जो हैं चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है। 3-4 क्वेश्चन है, खुद से लगा सकते हो। ठीक है, नहीं खुद से लगवा ही देते हैं यार, क्या ही छोड़ें हम। Which of the following is the type of shield volcano that is large but not steep and their magma is almost mafic? अब बेटा तुमने अगर गलत किया, तुमको टाइम ट्रैवल करवा के और फ्राइडे में ले जाएंगे और वहीं तुम्हारे झापड़ लगेंगे अब तुम्हारे। ठीक है, तुमने गलत किया इसको भी। ठीक है, बताओ जरा जल्दी से। सही होता है ना, फ्राइडे के दिन ले जाएंगे टाइम ट्रैवल करवा के और वहीं तुम्हारी पिलाई होगी, ध्यान रखना। मैफिक, बेसिक, याद है? मैं, ठीक है, मैफिक, बेसिक, बसाल्टिक, ये तो एक हिंट रहा। दूसरा हिंट, नॉट स्टीप, ढलान नहीं, बह बहुत रहा है, बह बहुत रहा है, बह रहा है, बेसिक है। मैफिक, किला हुआ, मौना लोआ, मौना किला हुआ, कहाँ है? हवाई में। कैसा वोल्केनो है? रिंग ऑफ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आएगा या हॉटस्पॉट में आएगा? बताओ तो जरा। ये भी ना बताया, मैं फिर से टाइम ट्रैवल करवा के ले जाऊंगा। अब इसमें तो तुम बच गए। ठीक है बेटा, अभी तुम पहले जाओगे किसी दिन काई दे के, तुम्हें हैकथन लग रही उस तरह की में। हवाई कैसा है? हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म है। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म को क्या बोलते हैं? मैंटल प्लूम, मैंटल के नीचे वाले पार्ट से निकल गया था सीधा सीधा मेजर। डैश इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ, नहीं वैसे तो होता तो हाइड्रोलॉजी है, होता तो हाइड्रोलॉजी है।
लेकिन ठीक है, वो हाइड्रोलॉजी जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। हाँ, ये भी नहीं पढ़े अभी। होगा इसका आंसर कैटाबैटिक, लेकिन पढ़े नहीं अभी। ये भी नहीं पढ़े। इसका आंसर होगा ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। लार्ज एरियाज आर ब्रोकन डिस्प्लेस वर्टिकल, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो ब्लॉक माउंटेन होता है। अब वही कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई एपीरोजेनिक और ब्लॉक माउंटेन, जैसे मैंने शुरू में बताया था, लेकिन एपीरोजेनिक और ब्लॉक अलग अलग होते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग बनते हैं, एपीरोजेनिक का उससे लेना देना नहीं होता है। ख़त्म हो गया सर, दिवाली होगा, अच्छा यस सर। 34 रिपीट कर दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं रिपीट भाई, ये छोड़ने के लिए बोला है भाई। इसमें क्या होता है कि बता देते हैं, जैसे पहाड़ होता है तो समझ सको समझ लो। ऐसे अभी पढ़ाया नहीं, मानसून में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। हवा आएगी यहाँ चढ़ जाएगी, बादल बनाएगी, यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश नहीं होगी, इसको बोलेंगे विंड वर्ड, इसको बोलेंगे ली वर्ड, ठीक है। चलो, तो भैया ये बैच है, ठीक है, और ये कॉम्बो बैच है। ये जो है अलग से अगर लेना है तो ले सकते हो, बाकी दोनों साथ में। पीएसपी सर की क्लास ले रहे हैं ना, कितने लोग ले रहे हैं और कैसा लग रहा है आपकी पीएसपी सर की क्लास, बताओ। टेलीग्राम में भी सर सेशन वगैरह ले रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, थैंक यू प्रतीक्षा जी। सूर्या, राशि, अरविंद, वरदान, अजय, दिव्या, हर्ष। ये तो चीटिंग है। क्या चीटिंग है भाई? क्लास पीपीटी कहाँ मिलता है? जो लोग बैच का सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं वैसे बात उन्हीं को मिलेगा, नहीं तो बोलेंगे नहीं ये हम पागल हैं। फिर एक तो फ्री लाइव स्ट्रीम कर रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल करते हैं, रुकिए अभी एक सेकेंड। बेटा थर्ड है वो, 4 तो है ही नहीं इसमें क्वेश्चन। थर्ड, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। सॉल्ट क्रिस्टल की ग्रोथ जो है वो इफेक्टिव होगी सेडिमेंट्री रॉक में। क्यों? क्योंकि उसमें होती हैं लेयर्स, इसमें होती हैं पोर्स, जिसमें उसको सॉल्ट क्रिस्टल को ग्रो होने का मौका मिलेगा। उसको सॉल्ट क्रिस्टल वहाँ डिपॉजिट होगा, देन ग्रो होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें लेयर्स होती है ना, लेयर के फॉर्म में होती है, तो लेयर्स में ये सॉल्ट डिपॉजिट होगा एंड देन इसकी ग्रोथ होगी। सर आप सेशन लो मतलब समझे नहीं। कल का लेक्चर मिस मत करना, नहीं तो भाई ज़िंदगी भर पछताओगे, समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या लैंड फॉर्म कौन सा बन जाता है। ये हमें कभी किसी ने बताया क्यों नहीं, ठीक है। तो कल का यूजुअली लोगों को टफ लगता है, लेकिन आपको आसान लगेगा, ठीक है। और आप फिर अब बोलोगे आसान है, 27 साल होता है। सब ना बता दें पहले से शुरू करके और फिर से करते हैं। What is the disintegration of rock into smaller fragments without any change in chemical composition? बिना केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज हुए अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। सर एक्सफोलिएशन एक तरह का मैकेनिकल ही तो है। हाँ है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन उसको हाँ रख सकते हैं। फ्रॉस्ट एक्शन में भी फ्रॉस्ट वेजिंग, वो भी तो फिजिकल में पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। लेकिन ये तीनों तो मैं टिक करूँगा नहीं अलग अलग। अगर मुझे चारों में कोई सेलेक्ट करना है तो ये सब किसके प्रकार हैं? एक तरीके से मैंने मैकेनिकल वेदरिंग के, तो मैं मैकेनिकल वेदरिंग सेलेक्ट करूँगा ना, सिंपल। वो एक जनरल डेफिनेशन पूछ रहा है किस चीज़ की है ये। 33 रिपीट कर दो बेटा, आज टाइम है इसलिए करवा लो रिपीट। जो तुम बेटा इसको रिपीट करूँ मैं, हैं? थोड़ा शर्म कर लो अब। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे मस्त नहा धो के। बेटा कल तो बता रहा हूँ आ जाना सभी, और दोस्तों को भी ले गया, चले आना जिनको लग, ठीक है। पक्का उनको भी नहीं आता होगा, बता रहे हैं, लेकिन आ जाएगा, ये भी बता रहे हैं। तो आ जाते हैं कल सुबह 9:30 बजे, ठीक है।